हमने बेटा आपको वर्क एंड पावर के बारे में जो है वो बता दिया था। आज हम एनर्जी और कुछ एमसीक्यूज इस पूरे टॉपिक में से हम इसके आपको एमसीक्यूज करवाएंगे पास पेपर के। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और एनर्जी का टॉपिक हम आज इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अ, बस मुझे एक सेकंड दीजिएगा ज़रा, एक सेकंड। अच्छा बेटा, वर्क हमने जो है स्टडी कर लिया था, वर्क का बेसिक फार्मूला और वर्क के बारे में जो जो चीज़ थी हम लोगों ने स्टडी की है। एनर्जी, एनर्जी की फॉर्म्स, और इसके अबाउट इस चैप्टर में से एक दो एमसीक्यूज आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, तो वो हम आपको इंशाल्लाह कराएंगे। यार बच्चे कहाँ? हाँ बस ज्वाइन कर लिया, मैं एक बार था, मुझे एक सेकंड दीजिएगा, मैं जरा सा चेक करके आ जाऊँ। स्क्रीन सबको शो हो रही है और मैंने यहाँ से ठीक है बिल्कुल, एवरीबॉडी इन द क्लास। वेरी सॉरी बच्चों फॉर इनकन्वीनियंस, मैं एक बार फिर। हाँ ठीक है। सो चलिए। आई होप सबको बेटा स्क्रीन शो हो रही होगी। सो हमने आपको वर्क पढ़ा दिया। वर्क ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ, या ग्रेविटेशन फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, वो आपको बता दी। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, बस जिन्होंने आना था आ चुके हैं। आई विल नॉट वेट। अच्छा बेटा, एनर्जी क्या होती है? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी बेसिकली बच्चों क्या होती है? एनर्जी बेटा आपके पास होती है, एनर्जी आपके पास होती है एबिलिटी, एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू परफॉर्म वर्क, ठीक है। एनर्जी क्या होती है मेरा बच्चा? एनर्जी हमारे पास होती है एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू परफॉर्म वर्क। एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू परफॉर्म वर्क, ठीक है मेरा बच्चा। कि वर्क परफॉर्म करने की जो एबिलिटी होती है बॉडी के अंदर, उसे हम कहते हैं एनर्जी। सही है। अच्छा, एक बात मैंने आपको बार बार बताई थी कि एनर्जी का यूनिट, वर्क का यूनिट सेम है। इनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट है, बट बाहर से दोनों एक लगते हैं बिल्कुल। डीप डाउन जाके इनका कॉन्सेप्ट जब आप पढ़ते हैं तो डिफरेंट होता है। जब बॉडी में एबिलिटी है काम करने की, वो एनर्जी है, वो एनर्जी कन्वर्ट होती है वर्क में, वर्क कन्वर्ट होता है एनर्जी में, ठीक है। तो इस तरीके से आपस में कन्वर्जन चल रही होती है। तो डीप डाउन जस्ट कन्वर्जन हो रही है। वर्क का कॉन्सेप्ट क्या है कि फोर्स लगेगी तो डिस्प्लेसमेंट कवर होगा, तो वो वर्क है, एफ इंटू डी। फिजिक्स में वर्क का कॉन्सेप्ट क्या है कि डिस्प्लेसमेंट कवर हो, ठीक है। तो वो आपके पास उसका जो यूनिट है वो भी जॉल है, एनर्जी का यूनिट भी जॉल है। ऐसा यूनिट इसका क्या है बच्चों? जॉल है, याद रखिएगा। आप इसके जो यूनिट पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं जॉल, ठीक है। इसका जो यूनिट हम लोग पढ़ते हैं बच्चों वो क्या पढ़ते हैं? जूल। सेम यूनिट एज वर्क, सही है। और एनर्जी का यूनिट जो हम स्टडी करते हैं एक और है, वो किलो वाट आवर। बेटा ये वो यूनिट है जो कि कमर्शियली यूज होता है। अगर मैं इस यूनिट की बात करूँ ना, कि ये जो यूनिट है बच्चे, तो ये कमर्शियली यूज होता है। ये कमर्शियली यूज होता है कैसे? ये कमर्शियली मेरे बच्चा कैसे यूज होता है? ये कमर्शियली इस तरीके से यूज होता है कि हमारे जो यूनिट चल रहे होते हैं, एक यूनिट, 200 यूनिट, 200 यूनिट। तो आप एक बात याद रखिएगा कि जब आपके घर में एक या 1 किलो वाट आवर की बिजली या एनर्जी कंज्यूम करते हैं आपके जो अप्लायंस हैं,
तो वो आपके पास काउंट आपका मीटर करता है 1 यूनिट, ठीक है। ये इंटर में न्यूमेरिकल्स वगैरह इसमें है। तो अगर आपकी जो अप्लायंस है वो 2 किलोवाट आवर बिजली कर रहे हैं, तो आपके पास वो जो होगा यूनिट, आपके पास 2 यूनिट होगा, 3 यूनिट, तो इस तरीके से कहा जाता है। मिसाल के तौर पर हमारा बल्ब है, ठीक है, हमारा बल्ब है आपके पास है, या बल्ब आपका पंखा है, फैन है, 100 वाट का है, ठीक है। मैं एक मिसाल देता हूँ, वो 100 वाट का है, तो वो बल्ब आपका 1 घंटे चलेगा 100 वाट, ठीक है। 2 घंटे 200 वाट, 10 घंटे तो 1,000 वाट या 1 किलोवाट आपकी वो एनर्जी कंज्यूम करेगा, तो आपका यूनिट गिर जाएगा। तो हम ना ऐसे चीजों को देखते होते हैं। आपका एसी है वो 1300 वाट का है, मैं मिसाल देता हूँ आपको समझाने के लिए। इसमें से ना कुछ भी कॉन्सेप्ट बन के आ सकता है। तो मैं मिसाल देता हूँ बेटा, जैसे फैन की, ठीक है। अगर मैं फैन की मिसाल दूं, तो फैन आजकल डीसी फैन आ गए, हम कहते हैं चलो ये 50 वाट का है। हम हमारे पास एसी फैन पहले जमाने वाले, वो हम कहते थे 100, आपका फैन जो है वो 100 वाट की बिजली खाता है, ठीक है, मिसाल के तौर पर। तो इसका मतलब ये है कि ये फैन किलोवाट आवर से क्या मुराद है। किलोवाट आवर का कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली। किलोवाट आवर का कॉन्सेप्ट ये है कि ये फैन 1 घंटे में, अगर 1 घंटा इसको चलाओगे तो 100 वाट खाएगा। इसको अगर मैं 10 आवर तक चलाता हूँ, ठीक है, 10 घंटे अगर मेरा पंखा चलता रहेगा, तो अब ये जो एनर्जी यूज करेगा 10 घंटे में, तो वो हो जाएगी 1,000, 1,000 हो जाएगी। और अगर मैं वाट को और से मल्टीप्लाई करूं तो WH हो जाएगा। 1,000 को मैं किलो बोल सकता हूँ, तो किलो वाट आर। इसका मतलब ये है कि अब आपने 1 यूनिट गिरा दिया, और उसका आपको बिल देना पड़ेगा, 10 रुपए या 12 रुपए 20 रुपए, जो भी बिल है वो आपको देना पड़ेगा। ये मैं थोड़ी सी आपको डीप डाउन एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूँ आपको, ताकि समझ आ जाए कि हमारे घर में सिस्टम क्या चल रहा होता है, ठीक है। तो हमारे घर में बिजली किलोवाट आवर कमर्शियली यूज होता है। 1 किलोवाट आवर का मतलब है 1 यूनिट हमारी बिजली यूज हो रही है। अब एसी 1300 वाट का होता है, मतलब एसी अमूमन जो होता है आपका 1 घंटा चलता है, तो 1 यूनिट आराम से गिर जाता है उसका, अगर वो इन्वर्टर हो तो। इन्वर्टर ना हो तो फिर तो मुसीबत होती है, ठीक है। तो एसी आपका हर घंटे में 1 यूनिट गिरा रहा होता है, क्यों, वो है ही 1,000 वाट से ऊपर। आपकी इस्त्री है या आयरन है, वो भी 800-900 वाट की होती है, तो आप कपड़े इस्त्री करते हो उस लिहाज से। ये ओवन हो गया, जितनी भी आपकी अप्लायंस जो हीट निकाल रही होती है, हीट जनरेट कर रही होती है, आयरन हो गया आपकी, ओवन हो गया आपका, ये जो कंप्रेसर जिनमें लगा होता है, फ्रिज हो गया आपका, एसी हो गया आपका, तो ये सब जो है आपके ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, आपके यूनिट जल्दी जल्दी गिराते हैं। पंखा बल्ब वगैरह ही काम है, आजकल तो बल्ब बहुत और सस्ते आ गए हैं। तो बेटा इस कॉन्सेप्ट में किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज आप मुझसे डिस्कस कर लें। जी, वालेकुम अस्सलाम। ये थोड़ी सी मैं आपको बता रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम मुझे बता दें आप बच्चे। ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजें हैं, बट आपको ये लाजमी पता होनी चाहिए। इसमें से कुछ भी घुमा के वो MCQs बन सकता है, लाइक अगेन बेटा, अगेन मैं सिंपल और प्रिसाइज अल्फाज में बता दूंगा आपको कि एनर्जी का यूनिट होता है किलोवाट आवर। मैं बताता हूँ मेरा बच्चा, मैं बता देता हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हैं, मेरे पास बहुत टाइम है। लास्ट क्लास में वर्क एंड पावर बढ़ाया था बेटा जी, उसकी रिकॉर्डिंग पड़ी भी आप देख लें, ठीक है आनिया बेटा, इस क्लास के बाद वो रिकॉर्डिंग ले लीजिएगा, आपको समझ आए। तो बेटा, एनर्जी क्या होती है, एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू परफॉर्म वर्क, ठीक है, कि किसी बॉडी में कितनी एबिलिटी है, कितनी एनर्जी उसके पास है कि वो वर्क कर सके। ठीक है, वर्क करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए होगी ना। वर्क कैसे होता है, फोर्स लगती है, डिस्प्लेसमेंट कवर होता है। तो डिस्प्लेसमेंट कब कवर होगा बेटा, जब आपके पास एनर्जी होगी, तो एनर्जी आपके पास वर्क में कन्वर्ट हो रही होती है, ठीक है। अच्छा, ऐसा यूनिट तो एनर्जी का जॉल है। वर्क का भी जॉल होता है, टॉर्क का भी जॉल होता है, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आप 3-4 अगर आपको पता हो तो इसकी डायमेंशन जब आती है ना MCQs, तो आप डायमेंशन आंखें बंद करके टेक कर लेंगे, वरना आपको बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। डायमेंशन तो आप एक वर्क की याद कर लो, उसके बाद एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, और आपके पास टॉर्क, उसके बाद हीट, स्पेसिफिक हीट, और मोलर हीट, जो भी आपके पास हीट भी है, सबका सबकी डायमेंशन सेम है। तो अगर आपको घुमाता है, एक मुश्किल सा नाम दे दे, स्पेसिफिक द डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक हीट इज डैश डैश डैश, तो आपको पता हो भाई हीट है, वर्क की याद की भी है मैंने, टिक कर दिया, आपने निकाल लिया। तो बहरहाल, एक तो इसका जूल यूनिट है, तो इसकी मैं डायमेंशन आपको लिखवा भी देता हूँ मेरा बच्चा। इसकी जो डायमेंशन है, बार बार मैं लिखवाता हूँ, तो आपको अभी तक रट जानी चाहिए। वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो आपको अगर वर्क की याद है तो इसकी भी वही है। डायमेंशन क्या है बच्चा जी, ये आप लोग बिल्कुल याद कर लो, अगर डायमेंशन का आपको कोई आता है ना फर्स्ट ईयर में से, तो आपकी डायमेंशंस तो बिल्कुल फिंगर टिप पे होने चाहिए। आपने सर फैसल से पढ़ा हुआ है, तो आप बोलोगे भाई हमें सर फैसल ने तो रटवा दी थी। तो ये डायमेंशन बेटा फोर्स की होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो किलोग्राम है आपके पास कैपिटल M,
मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर है लेंथ, सेकंड स्क्वायर डिवाइड में आ रहा है ऊपर जाके T-2 बन जाएगा, और इनटू डी, तो डी एक और L2 आ जाएगा। तो बस सिंपल सी आपने जहन में सोल्व करके बता दी। अब जो बच्चे पूछे डायमेंशन क्या है, कुछ बच्चे सोच रहे डायमेंशन, व्हाट इज डायमेंशन। बेटा तो डायमेंशन का टॉपिक मैं फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 में डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, उसकी डेफिनेशन, उसका कॉन्सेप्ट, वहां पर मैंने बहुत सारी आपको लिखवाई भी थी। तो ये आप ML2 T2 T-2 ये याद कर लो। मैं फिर बता रहा हूँ, ये डायमेंशन आपको इतना फायदा देगी। यही डायमेंशन सेम बेटा जी आपकी वर्क की भी है, ठीक है, सेम आपके पास यही डायमेंशन मेरा बच्चा आपकी जो है वो अगर आप एनर्जी की बात करो, अभी हम टाइप पढ़ेंगे, यही डायमेंशन सेम टॉर्क की भी है। टॉर्क हम सर्कुलर मोशन में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और बच्चा यही डायमेंशन आपकी हीट की भी है। अब हीट में इंशाल्लाह जब हम आपको सेकेंड ईयर स्टडी करेंगे तो उसमें बताएंगे हीट कैपेसिटी वगैरह जो भी है, जितनी भी हीट की टाइप्स उसमें है, ठीक है। अब जरा एनर्जी की दो मेन टाइप्स हैं जिनमें से एमसीक्यूज बेटा बनता है, उनको जरा सा देख लेते हैं बच्चा, सही है। तो एनर्जी की दो मेन टाइप्स हैं। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ एनर्जी, जो आप इस चैप्टर में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देयर आर टू मेन types of energy. There are two main types of energy. ठीक है मेरा बच्चा। ओ स्प्रे मार हो गया, मच्छर लड़ गया, ओए स्प्रे मार के लिए, जल्दी कर। नंबर 1 बेटा, जल्दी कर यार। तो ये बेटा आप तो फर्स्ट वन जो आपने बहुत आपको आइडिया होगा, स्प्रे मार दूं। तो बच्चा आप काइनेटिक एनर्जी ये आपने बहुत पढ़ी होती है, काइनेटिक एनर्जी, इसकी डेफिनेशन चलो लिखवा देते हैं आपको, ताकि आपको आसानी हो, कभी आ जाती है तो आपको ये बिल्कुल परेशान ना करे। तो बेटा पहला इसकी जो डेफिनेशन है मेरा बच्चा, वो क्या है? एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी, एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी बाय virtue ऑफ इट्स मोशन, बाय virtue, virtue मीन की वजह से, बाय virtue, भाग जा मच्छर, भाग जा चुई, बाय virtue ऑफ इट्स मोशन, मोशन मीन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो हम उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। मोशन की वजह से या हरकत की वजह से, बॉडी के मूव होने की वजह से जो उसके पास एनर्जी होती है, वो बेटा होती है काइनेटिक एनर्जी। मुझे काट लिया है मच्छर ने और मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, बट बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, मुझे खारिश करनी पड़ेगी। खारिश करने के लिए मेरे पास कोई बड़ी सी चीज होनी चाहिए। अच्छा ठीक है बच्चों, तो बहरहाल हम देखते हैं, इसको जरा सा एलोबरेट करते हैं ताकि आपको समझ में आए बच्चा जी। तो आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और वो किसी स्पीड के साथ मूव कर रहा है, ठीक है बच्चा जी। तो ये कोई मास m है और वो किसी स्पीड या वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। अब तो बच्चा इसके पास जो एनर्जी होगी वो होती काइनेटिक एनर्जी, मोशन होना जरूरी है। और उसका फार्मूला मेरा बेटा क्या होता है? हाफ इंटू mv², ठीक है। तो ये बेटा इसका फॉर्मूला आता है मैस और वेलोसिटी का स्क्वायर। वी विल नॉट गो इन द डिटेल ऑफ डेरिवेशन, हम डेरिवेशन करने बैठ जाए ये कैसे आया कैसे आया वो हमारा नहीं है, ये आया। इसके इसके ऊपर जो एमसीक्यूज आएंगे वो हमारा जो है सरोकार है, ठीक है।
कैसे आया वो हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, ई कैट में वो कोर्स का हिस्सा नहीं होता, आपको पता है डेफिनेटली। हमने जैसे इसकी एप्लीकेशंस पढ़नी है, इसमें से एमसीक्यूज कैसे बन के आएंगे वो देखना है। अच्छा, आपको याद है मैंने जब आपको पढ़ा रहा था मोशन, जब आप चैप्टर फोर्स वाला पढ़े थे, मैंने कहा था बेटा आपको जब कोई चीज जब मोशन में होती है उसके पास दो चीजें होती हैं। एक तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, नंबर टू उसके पास मोमेंटम भी होता है। ठीक है, मोमेंटम बॉडी के पास होता है जब बॉडी मूव कर रही है। तो मोमेंटम, जिसको मैं पी बोलता हूँ, कोई भी बॉडी जब मोशन की हालत में होती है तो आपने ध्यान में रखना है दो चीजें उसके पास, मोशन ला, तो उसके पास मेरा बच्चा दो चीजें होती हैं। ठीक है, ये बड़ा जरूरी टॉपिक है, इसमें से अगर आप रह गए आपके लिए मुसीबत बन जाएगी। तो मोमेंटम होता है कोई बॉडी जब आपके पास मूव कर रही होती है, और मोमेंटम को कहते हैं पी। वो जस्ट बेटा होता है मैस इनटू स्पीड या वेलोसिटी का स्क्वायर, बल्कि प्रोडक्ट एम इनटू वी। अच्छा, एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, याद रखिएगा, तो काइनेटिक एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी है। सही है, एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, मैं ऊपर लिख देता हूँ। एनर्जी इज अ मेरा बेटा स्केलर क्वांटिटी, टी टी टी। ठीक है, तो एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज वेलोसिटी और मैस आपस में खाली मैस मल्टीप्लाई हो रहा है वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ। तो बहरहाल ये है, इट्स मीन काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का आपस में एक बहुत गहरा बहन भाइयों वाला बचपन का रिश्ता है। ठीक है, एक इनका जुड़वा वाला रिश्ता है मेरा बेटा। तो इसकी मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ ताकि आप लोग भूलो ना कभी, अगर आप लोग भूल जाते हो तो आप इसको सोल्व कर सको मेरे बच्चा। वो क्या होता है बेटा, वो होता है कि छोटी सी मैं डेरिवेशन है बहुत जल्दी जल्दी करवा देता हूँ। आप क्या करो, आपने करना है हाफ एम, और बेटा इस वी को ना दो में तोड़ देना है, वी इंटू वी। स्क्वायर है तो ब्रेक कर दिया वन इंटू वन में। तो ना, ये नहीं करते, इससे आसान वाला बताते हैं आपको, ये थोड़ा सा लंबा हो जाता। आप ऐसा करो, एम वी स्क्वायर है ना, तो ऊपर भी एक एम से मल्टीप्लाई कर दो मेरा बेटा, एक ऊपर वाले, एक ऊपर एम से मल्टीप्लाई कर दो, और एक एम से डिवाइड कर दो, तो हमने मैथमेटिकली कुछ भी गलत काम नहीं किया। बाकी फिर आप वैसे को वैसे ही रहने दो, और एम वी स्क्वायर जो है आपके पास मेरा बेटा जो आ रहा है ना, उसको आप वैसे ही रहने दो, एम वी स्क्वायर। अब मेरा बच्चा देखो, ऊपर जो आपके पास आ रहा है ना, एम एम से मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाफ को हाफ रहने दो, ऊपर बन जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर ना। ठीक है, और डिवाइड में मेरा बेटा क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। अब बच्चा जी देखो, ऊपर जो आपके पास आ रहा है ना, ऊपर जो आपके बेटा, मैं सुनता हूँ आपके सवाल दूंगा, टेंशन ना लो आप लोग, बिल्कुल मैं इधर ही हूं ना यार। मेरा बच्चा ऊपर जो काइनेटिक एनर्जी आपके पास है ना बेटा, वो क्या बन जाएगी, देखो हाफ तो आ ही रहा है, एम स्क्वायर वी स्क्वायर, तो मैं इसको एक होल में डाल देता हूँ एम वी में, तो और स्क्वायर बाहर ले लेता हूँ, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, कुछ भी गलत नहीं किया मैंने। ठीक है, अब ऊपर जो आ रहा है ना एम वी, वो है मोमेंटम, देख रहे हो, पी इक्वल टू एम वी। तो बेटा ये बन जाएगा पी स्क्वायर अपॉन एम, या मेरा बेटा इसको आप लोग लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर, वन से मल्टीप्लाई कर दो, पी स्क्वायर बाय टू एम। यहां से एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक रिलेशन निकल के आ रहा है मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का। आप लोग बेटा देख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी जो है, जो काइनेटिक एनर्जी आपके पास है, मास कांस्टेंट होता है बॉडी का, आपको पता है। तो काइनेटिक एनर्जी मेरा बच्चा जो है वो मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और अगर मैं रूट ले लेता हूँ, मैं पी स्क्वायर अलग कर लेता हूँ, तो जाहिर सी बात है अगर मैं पी को यहाँ से मैं पी की वैल्यू निकालना चाहूँ, अब मैं बिल्कुल निकाल रहा हूँ, तो बेटा ये टू एम वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, टू एम काइनेटिक एनर्जी के साथ, और स्क्वायर खत्म करने के लिए रूट ले लेंगे। ठीक है, इट्स मीन मोमेंटम जो है, अगर मोमेंटम को लीनियर आप लें तो वो काइनेटिक एनर्जी के साथ अंडर रूट के साथ रिलेशन में है। ठीक है, अभी मैं आपको उसके एमसीक्यूज करवाऊंगा ना, तो आपको फिर ज्यादा मजा आएगा। तो इसमें से बेटा बहुत एमसीक्यूज बनते हैं, बहुत मुश्किल भी बनते हैं, आसान भी। इस टॉपिक में से आपको एक आध दिखाई दे सकता है, चांसेस आने के बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को तो आप लोग प्लीज मुझसे डिस्कस कर लें, ताकि फिर हम इसको फर्दर कंटिन्यू कर लें।
बेटा कोई प्रॉब्लम है प्लीज बता दें। आपने वेट ज्वाइन किया बेटा समीर? अच्छा चले मैं समझा देता हूँ कहाँ से? अगेन समझा तो कह दे, लेकिन अब कहाँ से समझाऊं मैं? आप तो कह रहे हो अगेन समझा दो, क्या पूरा दोबारा से 24 मिनट 10 मिनट का? जी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रायान, इट इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। वालेकुम अस्सलाम। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैं आपको फिर बता दूं। देखें काइनेटिक एनर्जी मैंने पढ़ाई है, और काइनेटिक एनर्जी बेटा क्या होती है? एनर्जी पोजेस्ड, एनर्जी पोजेस्ड जबकि बॉडी मोशन की हालत में होती है तो उसके पास जो एनर्जी बेटा होती है वो कहलाती है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का जो बेसिक फॉर्मूला है मेरा बेटा, वो है हमारे पास क्या है? वो है ये। ठीक है, आपने ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, अगर किसी को डेरिवेशन समझ में नहीं आई तो बेटा डेरिवेशन जो है वो नहीं आएगी। डेरिवेशन आ ही नहीं सकती, थ्योरी का टॉपिक पोर्शन थोड़ी है। अगर आपको डेरिवेशन समझ में नहीं आई तो आपने डेरिवेशन के बाद काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का आपस में ताल्लुक क्या है, वो आप ये क्वेश्चन याद कर लो कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम आपस में इस फॉर्मूले के साथ इक्वेट करते हैं, P² / 2m। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू P² / 2m। कैसे आया है? छोटी सी बड़ी बच्चों वाली डेरिवेशन है कि मैंने काइनेटिक एनर्जी को मास से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। आप देखो ना जिस स्टेप से ग्रीन वाले में मैंने m/m किया हुआ है, फिर थोड़ा सा सॉल्व किया। अब ये आपका ना कोर्स का हिस्सा नहीं है, कभी भी नहीं आता को, ठीक है, आपको खाली फार्मूले याद होने चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू P² / 2m। ठीक है। अब ये फार्मूला ये बता रहा है कि अगर मास कांस्टेंट हो तो काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के, काइनेटिक एनर्जी मेरा बेटा मोमेंटम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। इसका मतलब ये है, आपको समझाने के लिए मैं बता देता हूँ मेरा बेटा, इसका मतलब ये है कि मोमेंटम अगर बढ़ेगा 2 टाइम्स, अगर मोमेंटम को आप, पी को अगर आप 2 टाइम्स बढ़ाते हो तो काइनेटिक एनर्जी 2 का स्क्वायर 4 टाइम इंक्रीज होगी बाय बाय दिस रिलेशन, बाय दिस रिलेशन। ठीक है बच्चा। और अगर काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम बढ़ेगी तो 4 का √2 होता है, वो 2 टाइम मोमेंटम बढ़ेगा। क्योंकि उल्टा है ना, अगर स्क्वायर आप हटा दो तो वहां रूट लेना पड़ेगा। अगर मैं पी का स्क्वायर हटाता हूँ तो मुझे लेफ्ट साइड पे रूट लेना पड़ेगा, दोनों साइड पे रूट लूंगा तभी तो स्क्वायर खत्म होगा। अभी भी कोई प्रॉब्लम है? ताकि मैं इसकी फिर एमसीक्यू शुरू करूँ बेटा, इसके एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे बताएं। अभी भी कोई इशू है? ताकि फिर मैं इसके आगे एमसीक्यू जाऊं। ठीक है। ये आपने 3 4 मेन पॉइंट याद रखना है। कुछ बच्चों को अगर चीज समझ में नहीं आ रही, अगर आप लोगों ने जो है वो एफएससी में डिटेल में नहीं पढ़ा, बेटा मैं यहाँ पर, मुझे मुझे देखो ना, मुझे एफएससी में 1 महीना होता है एक चैप्टर पढ़ाने के लिए, यहाँ मेरे पास 2 दिन होते हैं। अरे अगेन कैसे बताऊँ, कहाँ से बताऊँ यार? मैं करो एमसीक्यूज में आपको समझ आएगा बेटा। आप फिलहाल, जो जिन मेरे बच्चों को समझ नहीं आ रहा, वो फिलहाल जो है ये एमसीक्यूज, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। और एनर्जी क्या होती है? जब बॉडी की मोशन की हालत में होती है तो उसके पास जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। ठीक है। और बॉडी जब मोशन की हालत में होती है तो उसके पास मोमेंटम भी होता है। तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी आपस में P²/2m, ये जो दूसरा फार्मूला है, इससे रिलेट, इस रिलेशन से लिखे जाते हैं। ये आप लोग याद कर लो। ठीक है बच्चा जी। तो चलिए आते हैं इसके एमसीक्यूज के ऊपर, ताकि आपको मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं इसका एमसीक्यूज आपको देता हूँ, आपको देता हूँ, आपको देता हूँ, आपको देता हूँ। ये भाई पास्ट पेपर का एक वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। आजा आजा, इधर भाग रहा है, आ भी जाना भाई। बच्चों 1 मिनट बस, मैं एमसीक्यू आपको 1 मिनट रुक जाए। तो ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखें बिल्कुल अपना। और ये एक पास्ट पेपर का एमसीक्यू जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, लेट मी टेल यू, ये आ गया आपकी स्क्रीन पर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। देखें बच्चा,
ये एक स्क्रीन पर आपको एमसीक्यू दिखाई दे रहा होगा ना। अब ये एमसीक्यूज क्या है बेटा, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी बिकम्स डबल इट्स इनिशियल वैल्यू। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी डबल हो गई। द न्यू मोमेंटम ऑफ द बॉडी विल बी, मोमेंटम क्या होगा। ठीक है, मोमेंटम निकालना है आपको। ये रिलेशन सिंपल याद होना चाहिए कि अब वो मोमेंटम फाइंड करना है, तो मोमेंटम जो है वो काइनेटिक एनर्जी के साथ अंडर रूट की वैल्यू के साथ रिलेटेड है। ठीक है, काश मेरी राइटिंग जबरदस्त हो जाए। ठीक है, तो अगर आपने काइनेटिक एनर्जी को, वो कह रहा है डबल कर दिया। डबल से मुराद मेरा बेटा ये है कि काइनेटिक एनर्जी को हमने कर दिया, काइनेटिक एनर्जी को हमने कर दिया मेरा बच्चा 2 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। ठीक है, इस वैल्यू की 2 टाइम्स कर दिया, डबल कर दिया। तो इसको आप ना यूं लिख लो, तो आप ना रूट 2 को अलग कर दो, अंडर रूट 2 आपके पास आ गया, और उसको दोबारा वैसे ही रहने दिया कि। तो अब मुझे बताओ शाबाश बच्चे, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, विच ऑप्शन इज करेक्ट, लेट टेल मी प्लीज। क्विक 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 बेटा, क्विक, शाबाश। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? वेरी गुड, सी, अंडर रूट 2 टाइम बेटा। सही है, क्लियर है सबको? ठीक है ठीक है, क्लियर है बेटा, क्लियर है सबको बच्चों? एनी प्रॉब्लम? बी क्यों होगा? बी तब होता बेटा, बी तब होता अगर वो कहता मोमेंटम डबल कर दिया है। अगर वो कहता मोमेंटम डबल कर दिया है, तो फिर होता बी, क्योंकि मोमेंटम का स्क्वायर है ना, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर। बट यहाँ वो काइनेटिक एनर्जी डबल कर रहा है, तो मोमेंटम उसके रूट 2 टाइम्स इंक्रीज होगा, रूट 2 टाइम्स। ठीक है जी, ऑप्शन सी वाले देखें, अंडर रूट 2 टाइम्स बढ़ रहा है ना। ठीक है, अंडर रूट 2 टाइम्स। आपको दोनों रिलेशन देखे ना बेटा, ऊपर लिखे थे मैंने सिंपल अल्फाज में। कुछ भी अलाउ नहीं है बच्चे, कुछ भी अलाउ नहीं है, कैलकुलेटर वैलकुलेटर कुछ अलाउ नहीं होता, कुछ अलाउ नहीं होता, कुछ अलाउ नहीं होता। ठीक है, चलिए, इसमें से बहुत एमसीक्यूज आते हैं बेटा, इसको तो आपने बिल्कुल ऐसे करना है ना कि आप बोलोगे कि सर वाह, स्वाद आ गया। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, एक और काइनेटिक एनर्जी का बेटा सवाल आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। मुझे आप लोगों से इसका आंसर चाहिए, और ठीक चाहिए, क्योंकि मैंने भी आपको उसका फार्मूला बताया है। उस फार्मूले के तहत द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी, इसका बेटा ऑप्शन आंसर क्या होगा? कैन बी इंक्रीज मैक्सिमम बाय डबलिंग। किस फैक्टर को डबल करने से इसकी मैक्सिमम बढ़ सकती है? आपके ध्यान में क्या आ रहा है? ये कौन सा फैक्टर बढ़ाने से स्पीड ज्यादा बढ़, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा इंक्रीज होगी? कौन सा फैक्टर ज्यादा? मास नहीं, मास का स्क्वायर नहीं है, मास की पावर 1 है। स्पीड, वेरी गुड। अगर आप फार्मूला देखो मेरे बच्चों, अगर आप फार्मूला देखो बेटा, जी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, टेंशन ना लो आप। अगर आप फार्मूला देखो काइनेटिक एनर्जी का, मेरे बच्चों अगर आप फार्मूला देखो काइनेटिक एनर्जी का ना, तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि हाफ दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है ना, मैस और स्पीड, वेलोसिटी या स्पीड आप कह लो, उसका मैग्नीट्यूड स्पीड ही होता है, वेलोसिटी स्पीड। ठीक है, मास डबल करने से काइनेटिक एनर्जी डबल हो रही है, बट स्पीड डबल करने से 2 का स्क्वायर टाइम बढ़ रही है। ठीक है, फॉर्मूले के तहत आपके पास जो है काइनेटिक एनर्जी डिपेंडिंग ऑन 2 फैक्टर्स। ठीक है, एक तो अगर आप मास बढ़ा दो, आपके पास बस है, ट्रक है, ट्रेन है, जहाज है। ठीक है, तो इसके लीनियर लीनियर बढ़ रहा है। मास 2 टाइम बढ़ाओगे, अगर आप मास कहते हो 2 टाइम्स, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी 2 टाइम बढ़ेगी। अगर आप मास को 4 टाइम बढ़ाओगे, 3 टाइम, तो ये 3 टाइम बढ़ेगी। दूसरा फैक्टर जो इसके ऊपर है आपके पास बेटा, वो क्या है?
मेरा बेटा वो है वेलोसिटी का स्क्वायर, वो भी डायरेक्टली। ठीक है। अब देखो, अगर आप वेलोसिटी को 2 टाइम्स बढ़ाओगे ना, 2v करोगे, उसको सोल्व करो, आपकी काइनेटिक एनर्जी 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, 4v स्क्वायर 4 टाइम बढ़ रही है। ऐसी 3 का स्क्वायर 9, 9 टाइम बढ़ेगी। ठीक है। तो इट्स मीन, इट्स राइट आंसर इज स्पीड। ठीक है। ऊपर वाला आसान है यार, बिल्कुल आसान तो एमसीक्यूज है। ऊपर वाला आपने इस फार्मूले से किया, ठीक है, ये वाला फार्मूला। ऊपर वाले में आपको क्या दिया हुआ था, आपको काइनेटिक एनर्जी बताइए कि बढ़ रही है, मोमेंटम क्या बढ़ेगा, तो रूट ले लो, √2 टाइम बढ़ेगा। सही है। बेटा कोई प्रॉब्लम इसमें प्लीज बता दे मुझे। ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, फिर बता रहा हूँ मैं। ये एमसीक्यूज जो है ना, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम वाले स्पेशली, ये तो आउट क्लास, मतलब कि इनमें से तो मैं इसलिए तो फोकस कर रहा हूँ, इसमें से, इसी में से मतलब बनता है, अगर इस टॉपिक में ज्यादा मैक्सिमम बनता है तो। ठीक है। चलें, वेरी गुड मेरे बच्चों। भाई वो कह रहे हैं कि कौन सा फैक्टर फिजिकल क्वांटिटी बढ़ाने से मैक्सिमम बढ़ेगी ना। मैक्सिमम आप अगर आप दोनों को, मास भी 2 टाइम बढ़ाते हो, वेलोसिटी भी 2 टाइम बढ़ाते हो, तो मास 2 टाइम बढ़ाने से आप देख सकते हो, मास को अगर आप 2 टाइम इंक्रीज करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, काइनेटिक एनर्जी भी आपकी 2 टाइम ही इंक्रीज होती है, क्योंकि कुछ है नहीं। लेकिन जब आप वेलोसिटी को 2 टाइम इंक्रीज करते हो, तो आपके पास देखो 4 टाइम। ठीक है। तो मैक्सिमम जो बढ़ाएगा वो स्पीड बढ़ाएगी, वेट डेंसिटी तो है ही नहीं ना, उसको तो आप छोड़ ही दें। ठीक है। अब इसमें से ये सारे पास्ट पेपर के मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं, इसमें से बाहर इंशाल्लाह नहीं आने वाला। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बेटा, जो कि मैंने आपको यहाँ पर चीजें उसके बारे में, ये आपको कॉमन सेंस आपको थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा। थोड़े से आपको आपको एफएससी की थ्योरी रिमाइंड करनी पड़ेगी, ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए। बाकी मैं इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा तो सही, जरूरी, बट ये आपको थोड़ा सा इसको देखना है। तो मेरे बच्चों, ये आपकी स्क्रीन पर सवाल है, और सवाल है ये कि इसमें से काइनेटिक एनर्जी की वैलिड इक्वेशन कौन सी है। कोई बच्चा जवाब दे सकता है, ये खाली फार्मूले हैं, तो कौन सा फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का वैलिड है बच्चों। हलवा नहीं खा रहा मैं, कहाँ से हलवा खा रहा हूँ, अहमद रजा, तोरियां खाई हैं, तोरियां। वेरी गुड तूबा, तूबा के लिए क्लैपिंग भाई, माशाल्लाह। तूबा के लिए क्लैपिंग, तूबा का आंसर ठीक है। तूबा तूबा, तूबा जीत गई है। क्लैपिंग फॉर तूबा, माशाल्लाह। हमजा के लिए भी क्लैपिंग, गुड। हमजा के लिए क्लैपिंग। ठीक है। तो बेटा, याद देखो बस, ठीक है, मैं समझाता हूँ, कोई बात नहीं, सॉरी ना बोला करो भाई, बड़ा भाई हूँ मैं आप लोगों का। देखो बेटा, तो देखो बच्चे, ये आपके पास सवाल है, कौन सी, ½ mv स्क्वायर, बिल्कुल ये काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन है। तो ये ½ mv स्क्वायर, सी भी आपके पास है, तो यहां से तो एक बार क्लियर हो गई। अगर ये दोनों हैं तो फिर तो, अगर आप लोग थोड़े से जीनियस हैं, स्मार्ट हैं, जीनियस तो नहीं, हर स्मार्ट है, तो आप डायरेक्ट डी को लगा देंगे, क्योंकि p² बाई, बेसिकली क्या लिखा हुआ है, p² बाई 2m ना। ठीक है। तो जीनियस पन तो ये कहता है कि यार ए और सी दोनों है, मतलब बी भी होगा ही होगा। ठीक है। तो अगर आप स्मार्ट वर्क करेंगे तो आप डी पे लगा देंगे, बट आप कहते हो कि सर ये बी, बी कैसे आ रहा है, बी मुझे समझाएं, बी कैसे है। ठीक है। तो मेरा बच्चा बी इस तरीके से है, अगर इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूँ ना, कि मोमेंटम और वेलोसिटी वेक्टर होते हैं। बेसिकली क्या है, बेसिकली क्या था बच्चा फॉर्मूला, बेसिकली जो फॉर्मूला था हमारे पास वो था, अगर मैं मोमेंटम को ओपन करता हूँ ना, मोमेंटम को ओपन करता हूँ, तो बेटा मोमेंटम बनता है mv, और डॉट है v, बेसिकली यूं लिखा हुआ है। ठीक है। तो अगर मैं इसको ओपन करके लिखता हूँ, तो बेटा आपके पास काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन बन जाएगी, ½ mv.v, v स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है। तो आपके पास बन गई। तो इट्स मीन उन्होंने इसको थोड़ा सा घुमा के लिखा हुआ है, और डॉट प्रोडक्ट का मतलब यही है कि आपके पास
स्केलर एनर्जी स्केलर क्वांटिटी, तो ये मोमेंटम है, एम भी आपके पास मोमेंटम आ गया, और वेलोसिटी आपके पास, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है, बट दोनों का डॉट प्रोडक्ट आपको क्या देता है, काइनेटिक एनर्जी देता है। तो इसका एक मेथड था। तो आपके पास जो करेक्ट आंसर है मेरा बच्चा इसमें है, वो क्या है, वो है हमारे पास डी डी टी। इज दैट क्लियर? ए गल ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਛੜਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਪੜਾਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹੀ ਨਾ ਦੱਸਾ तो वक्त तुसा मैं अगला ना पढ़े सा, ठीक है तो लाजमी समझ आनी चाहिए। नहीं आया? अरे यार, मेरा बेटा बहुत सिंपल है। आई एम प्राउड चकवालियन खानिया। देखो, हम सिंधी हैं, हम पंजाबी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, क्या होता है चले। ऑप्शन ए नहीं ना बेटा, ऑप्शन ए नहीं होगा, देखे ना, हाफ एम वी स्क्वायर, ये भी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है। ए सी जो है वो भी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है। ऊपर देखिए आपको मैंने लिखवाए हुए हैं सारे। आप थोड़ा सा बेटा, थोड़ा सा ना उसको देख कर लिया, ठीक है। ऑप्शन ए ये था, हाफ एम वी स्क्वायर ऑप्शन ए था, पी स्क्वायर बी ये ऑप्शन सी था। ऑप्शन बी जो है बेटा वो नहीं, वो हमने आपको बता दिया कैसे आया। बेसिकली ऑप्शन बी जो है वो हमने आपको यहाँ पर जो है पूरा समझा दिया। ये छोटी सी डेरिवेशन आप समझ जाओ। ऑप्शन बी आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा अगर आप थोड़ी सी बेटा मैथ लगा लो। ए एंड सी तो सिंपल फार्मूले जो मैंने लिखे थे वही थे ना यार। बी थोड़ा सा चेंज आ रहा है तो वो मैंने आपको करवा दिया। सही है, तो आपने परेशान नहीं होना। इसका एक और भी हो सकता है। आप बोलो ना सर इसका फार्मूला एक और भी आपको दिखाई दे सकता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि बेटा क्या होता है। बेसिकली काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, आप सबको पता है ना, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, वी स्क्वायर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए बेटा, इसमें से कुछ भी आ सकता है। वी स्क्वायर को हम लोग वी इंटू वी लिख सकते हैं। ठीक है, अब वी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ये आपको कुछ ऐसे भी दिखाई दे सकता है कि वी के ऊपर यहाँ डॉट लगा हुआ और यहाँ ऊपर भी लगा हुआ, क्योंकि वेक्टर्स आपस में या डॉट या क्रॉस ही होते हैं ना बेटा। भाई वेक्टर्स जब मल्टीप्लाई होते हैं तो या तो डॉट या क्रॉस होता है, यहाँ डॉट आएगा, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी। डॉट प्रोडक्ट वेक्टर्स का वो होता है जिसका आंसर कोई स्केलर है। तो आप ये ऑप्शन भी कभी कहीं पर आपको दिखाई दे सकता है, तो आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, इसको भी लिख लो अपने पास, नोट कर लो, ये एक्स्ट्रा बात मेरे जहन में आ गई, मैंने बता दिया आपको। ठीक है बच्चों, इज दैट क्लियर? कोई परेशानी वाली बात नहीं है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो आप दोनों का डॉट ले लो। वेक्टर या तो डॉट या क्रॉस होते हैं, क्रॉस में नहीं ले सकता। अगर मैं क्रॉस लूंगा ना तो फिर काइनेटिक एनर्जी वेक्टर बन जाएगी, तो वो तो वेक्टर तो होती नहीं है, तो मुझे डॉट लेना पड़ा। और मोमेंटम और वेलोसिटी का भी आप डॉट ले सकते हो, तो ये तो कैसी भी आप करके ले सकते हो। बी बी आपके पास मैंने ये छोटी सी डेरिवेशन की बेटा निकाल लो, इसमें से आप दे सकते हैं। ठीक है हमदाम, ये आपने हाफ एम वी स्क्वायर लिया, या ये फार्मूला, वेलोसिटी को 2 बार ब्रेक किया और एम वी को ले लिया मोमेंटम। ठीक है, आपने काइनेटिक एनर्जी में वी को 2 बार ब्रेक किया और एम वी इंटू वी, अगर आप दोबारा करें तो वी 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 स्क्वायर ये बन जाएगा। ठीक है, एम वी को ले लिया मोमेंटम, और ये वी जो है आपके पास, ये वी ये रहा। ठीक है, अब मोमेंटम भी वेक्टर है, वेलोसिटी भी वेक्टर है, दोनों मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं। तो जब दो वेक्टर मल्टीप्लाई होते हैं या तो वहां डॉट आता है या तो वहां क्रॉस आता है, यहाँ पर डॉट आएगा। अगर वेक्टर फॉर्म में आप बात करेंगे, अगर आप एम पी वी भी लिख दें मसला नहीं है, सही है, तो डॉट ही आएगा। ये नीचे मैंने आपको एक और बता दिया, आप वी को 2 बार तोड़े तो वी और वी का डॉट ले लें। तो पॉसिबिलिटीज हैं, सारी लिखने के तरीके हैं, आपने परेशान नहीं होना। आपको एज अ ई कैट स्टूडेंट सब चीज़ें से आनी चाहिए, ताकि आपको बात वहां पर जाके परेशानी ना हो। ये सारी एक्स्ट्रा बातें हैं जो आप ई कैट में बताई जाती हैं, हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, नाउ क्लियर? आई होप बेटा, मैं इससे ज्यादा बच्चों की तरफ मैं अब यहाँ पर नहीं समझा सकता। मैंने कोशिश की आपको बिल्कुल चाइल्डिश लेवल पे जाके चीजें बताऊं, और हमारी ऐसी नेचर है कि हम थोड़ा सा आपके साथ घुल मिल के करते हैं। अब
जो बड़ा खतरनाक किस्म के न्यूमेरिकल बनते हैं ना बेटा, एक तो वो आ गया ना कि काइनेटिक एनर्जी को डबल किया मोमेंटम क्या होगा। अब कुछ न्यूमेरिकल ऐसे भी बनते हैं, ये भी आपको बनाना बहुत जरूरी है बेटा। आ, ये मैं कराऊंगा, लेकिन मुझे पता है आप लोग उसमें मुझे खा जाओगे कच्चा। और आता नहीं है, कम आता है लेकिन आ जाता है। लेकिन आप मेरे बच्चे हो, तो उसके ऊपर 10-15 मिनट जो भी लगेंगे मैं आपको करवाऊंगा। ये परसेंटेज, इसे हम कहते हैं परसेंटेज वाले एमसीक्यूज। इसमें क्या होता है कि वो कहता है भाई, इफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इंक्रीज बाय 10%, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बड़ी होगी। सही है। अब चूंकि ना इनका आपस में रिलेशन स्क्वायर वाला है, स्क्वायर या रूट वाला है। इनका आपस में क्या रिलेशन है मेरा बेटा, इनके आपस में दो रिलेशन है। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहता हूं, तो मुझे पता है कि वो मोमेंटम के स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन अगर मैं मोमेंटम निकालना चाहता हूं, तो मुझे वो दोनों साइडों रूट लेनी पड़ेगी। अगर मैं मोमेंटम निकालना चाहता हूं मेरा बेटा, तो मुझे के के ऊपर रूट लेना पड़ेगा। ठीक। ठीक है, ये तो सिंपल मैंने बता दिया। मोमेंटम डबल होगा, के ई 4 गुना बढ़ेगी। के ई डबल होगी, मोमेंटम रूट 2 टाइम बढ़ेगा। ये दो रिलेशन मैंने आपको सिंपल बताया, आपने बताया। अगर सिंपल नंबर आ जाता है ना, जैसे ऊपर एमसीक्यूज करवाया है, तो आप तो उसका स्क्वायर या रूट लेके निकाल लोगे। बट व्हाट विल हैपन अगर आपके पास इस तरीके से परसेंटेज बढ़ा दी जाए, जैसे वो कह रहा है मोमेंटम को 10% बढ़ाया, तो मोमेंटम को 10% बढ़ाया, तो मतलब आपने ये वाला फार्मूला यूज करना है कैसे भी करके। और इसको यूज करते हुए आपने बताना है कि काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंट बढ़ेगी। मोमेंटम 10% बढ़ाया, तो काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंट बढ़ेगी। ठीक है। इस सवाल आपको समझ में आ रहा है बच्चों, नहीं आ रहा, मुझे बताओ। इसमें तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर। बच्चा जी, नहीं 10% नहीं बढ़ेगा ना, डायरेक्ट रिलेशन भी तो नहीं है। देखो 10% तो बढ़ नहीं सकता ना बच्चे, 10 नहीं 20% भी नहीं। आप तो क्या नहीं लगा सकते। अगर ये सिंपल होता ना, अगर इनका आपस में रिलेशन ऐसे होता, अगर इनका आपस में रिलेशन ऐसे होता कि काइनेटिक एनर्जी जो है, ये आपस में लीनियर इनका रिलेशन है, स्क्वायर स्क्वायर रूट वूट नहीं आ रहा। ठीक है। तो हम कहते हैं हाँ, मोमेंटम को 10% बढ़ाओ, तो काइनेटिक एनर्जी भी 10% बढ़ जाएगी। बट ऐसा तो होता ही नहीं है, क्योंकि स्क्वायर आ रहा है। हाँ, अगर वो कहता है 2 टाइम्स बढ़ेगा, तो हम कहते हैं मोमेंटम 2 टाइम्स बढ़ाने पे, अगर वो कहता है मोमेंटम इंक्रीज बाय 2 टाइम्स, तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम बढ़ती, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। फिर भी पहला वाला लगता। बट अब वो कह रहे हैं मोमेंटम 10% इंक्रीज हुआ है, तो आपके पास जो है वो क्या है कि, अब बताएं आप जरा, कि काइनेटिक एनर्जी आपके पास कितनी इंक्रीज होगी। तो ये सवाल को समझना थोड़ा सा टिपिकल है, मुश्किल है, बट इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा आपको ये करवा दूं, ताकि आप लोग परेशान ना हो। ठीक है। सही है। तो देखो, 10% का मतलब ये है, अगर मैं मोमेंटम आपके पास था, आप यूं समझो कि मोमेंटम आपके पास था P1। इनिशियली मोमेंटम 100% को मैं लेता हूँ। ठीक है। 10% बढ़ाऊंगा तो 110% हो जाएगा। ठीक है। तो इसको मैं 100% से अगर मैं हटाता हूँ, 100 से डिवाइड करता हूँ, तो ये मेरे पास बेटा आ जाता है 1। अब मोमेंटम इंक्रीज कितना हुआ बच्चे, मोमेंटम बेटा इंक्रीज हुआ 10%। तो अगर इसको मैं 100 से डिवाइड करता हूँ, तो आप जब कटोगे तो 0.1, तो कितना इंक्रीमेंट आया बच्चे, 0.1। ठीक है। तो P2 कितना हो गया होगा, P2 बढ़ के कितना हो गया होगा, 1 पहले ही था, इतना उसमें 0.1 वो बढ़ा, तो 1 + 0.1, आपके पास मोमेंटम आपने टोटल बढ़ाया 1.01। ठीक है। ये तो सिंपली हमने मोमेंटम को देख लिया, कि अगर हम कहते हैं मोमेंटम 100% था, और परसेंटेज हटाओ तो आपको 100 से डिवाइड करना पड़ता, तो 1 था। इंक्रीमेंट आया 10%, तो कितना हुआ 0.1, 10/100, तो 1 + 0.1, टोटल 1.01 हो गया। ठीक है। अब क्या हुआ होगा, अब हम लगाएंगे ये वाला रिलेशन, अब हम लगाएंगे ये वाला रिलेशन। ठीक है। तो बच्चों, काइनेटिक एनर्जी जो है आपकी, मोमेंटम है
पी का स्क्वायर ना, तो मुझे 1 से 0.1 नहीं है बेटा, 1.1 है, सॉरी, मैं 0.1 क्यों लिख रहा हूँ, ये 1.1 है। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी जो है हमारी, वो 1.1 रूट के बढ़ जाएगी, ठीक है। तो के ई विल बी इक्वल टू 1.21, सही है। तो परसेंटेज चेंज कितना आएगा इसमें, अगर शुरू में काइनेटिक एनर्जी आपके पास हम कहते हैं कि 1 है, ठीक है, इतनी बढ़ गई, तो 1.21 - 1, ठीक है, कितनी इंक्रीज हुई ना, तो ये आ गया 0.21। तो 0.21 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तो बच्चा ये आपके पास आ जाएगा 21%, जो कि ये आंसर है, ठीक है। अब होपफुली आपको ये समझ में आया हो, थोड़ा सा टिपिकल है, कॉन्सेप्चुअल है, चांसेस आने के बहुत कम हैं, बट अगर मुश्किल पेपर बनता है तो ये सवाल आपके पास आ सकता है। मुझे बताइए बच्चे। जी जी, मैं सुन रहा हूँ, आपकी मैसेज देख रहा हूँ। यू कैन टेल मी, इधर यू अंडरस्टैंड इट और नॉट। हाँ, रट्टा भी और साथ में प्रैक्टिस थोड़ी सी चाहिए बेटा आपको। सॉरी, स्क्वायर था वो, मैंने रूट ले लिया, स्क्वायर है, स्क्वायर, सॉरी सॉरी। मैं आपको बता भी रहा हूँ, फिर भी मैं गलत कर रहा हूँ थोड़ा सा, रिलेशन स्क्वायर लिया, ठीक नहीं, रूट वाला नहीं। सही है, इसका उल्टा मोमेंटम के लिए हो जाता है। चलो इसका अगला सवाल, एक और सवाल मैं करवाता हूँ, अगर आपको वो भी समझ में नहीं आता फिर मैं इसको रिपीट कर दूंगा। एक और सवाल, एक और सवाल बेटा। बच्चा एक और सवाल कर लेते हैं, मैं रिपीट कर देता हूँ ये, अभी हमारे पास टाइम बहुत है, हम इसको रिपीट कर देते हैं। टेंशन ना लो भाई, टेंशन ना लो आप लोग यार, परेशान ना हुआ करो, हम है ना यार। इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इंक्रीज बाय 44%, देन मोमेंटम इंक्रीज। काइनेटिक एनर्जी हमने 44% बढ़ा दी, तो मोमेंटम कितना इंक्रीज हुआ होगा। तो सबसे पहली बात, मोमेंटम कितना इंक्रीज हुआ होगा, तो रिलेशन तो आपने ये वाला याद रखना है, मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी के रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है बच्चा जी। तो सिंपली आपने ये याद रखना है। देखो, काइनेटिक एनर्जी आपके पास इंक्रीज हुई 44%, इट्स मीन शुरू में आपके पास 100% थी, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी आपके पास बेटा क्या थी, 100%, या इसको आप एज्यूम कर लेते हो नंबर की फॉर्म में 1 थी, ठीक है। अब आपने कितने परसेंट इंक्रीज की, काइनेटिक एनर्जी बेटा इंक्रीज हुई 44%, 44/100। सिंपली आप याद रख लो कि परसेंटेज से हटाने के लिए आप 100 से डिवाइड करते हो, तो ये 0.44 आ जाएगा, ठीक है। तो अब बाद में काइनेटिक एनर्जी आपने टोटल कितनी हो गई थी, टोटल मेरा बेटा कितनी हो गई थी, इसको इसको और इसको आपस में ऐड कर लेंगे आप, ये पूरा मेथड आप लोग बेटा याद कर लें, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1.44, ये आपकी हो गई। अब आएंगे इस फॉर्मूले के तहत की तरफ, ठीक है। तो टोटल मोमेंटम कितना बेटा, अब टोटल मोमेंटम जो बाद वाला है कितना हो गया होगा, आप ना 1.44 का रूट ले लो। अब रूट आपने याद करना है या क्या, 144/100। चलो मैं बाद में किसी क्लास में समझाऊंगा, बट इसको आप ना डॉट खत्म कर दो, डॉट को राइट पे ले जाओ, 100 से डिवाइड कर दो उस तरीके से। अभी क्लास में थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा। क्यों बाबा। तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा 1.44 का जो रूट होता है मेरा बच्चा, कितना होता है, 1.2, ठीक है, 1.2। ये तो मोमेंटम हो गया। तो अगर मुझे चेंज निकालना है, कितना कितना बढ़ा,
तो मैं 1.2 जो फाइनल था उसमें से 1 सिंपल माइनस कर दो, तो बेटा आपके पास आ जाएगा 0.2। और 0.2 को आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे ना बच्चे, तो ये आपके पास आ जाएगा 20%। तो बच्चा जी ये आपके पास इस तरीके से, ये मेथोडोलॉजी बेटा याद रख लो, ठीक है। अगर ऊपर वाले सवाल में आपके पास क्या है, मोमेंटम बढ़ा रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, तो भी आपने, मैं आपको स्टेप बता देता हूँ कि आपने ये स्टेप फॉलो करना है। आपने पहले क्या करना है, मोमेंटम 1 लिया, उसका फिर चेंज निकाला, फिर फाइनल मोमेंटम ले लिया, ठीक है। सही है मेरा बच्चा। उसके बाद जो भी मोमेंटम आया आपने रिलेशन देखा, आपने जो भी रिलेशन मेरा बच्चा देखा, आपने उस रिलेशन को मोमेंटम के लिहाज से आपने उसका स्क्वायर लिया, क्योंकि यहाँ पर इनका स्क्वायर का रिलेशन आ रहा है। वो करने के बाद मेरा बच्चा आपने क्या किया, वो करने के बाद आपने 1.1 का स्क्वायर लिया, और करने के बाद आपने ये निकाल ली, ठीक है ना। वैसे ही अगर इसका उल्टा होता है मेरा बच्चा, इसका उल्टा होता है, क्या होता है, कह रहा है काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है 44%। तो अब भी आपने क्या करना है मेरा बेटा, आपने शुरू में कई आप 1 समझ लो, 100% 1 होती है, उसमें चेंज आया 44%, तो आपने 44% को पहले हटा के निकाली, ठीक है, K2 निकाल ली। उसके बाद आपने ये वाला रिलेशन याद रखा कि मोमेंटम अगर निकालना हो तो काइनेटिक एनर्जी का रूट लिया जाता है, ठीक है, के का बच्चों रूट लिया जाता है। फिर आपने बोला हाँ ठीक है, फिर आपने इसका रूट लिया, 1.2 निकाला, तो अगर इंक्रीज हो रहा है तो 1.2 -1 किया, तो आपके पास आंसर आ जाएगा जो कि है 20%, ठीक है। अब ये चीज़ बेटा, आप लोग ई कैट की तैयारी कर रहे हो, तो आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशंस और ये चीज़ें स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आई एज्यूम कि आपको बेटा ये अच्छा से आ रहा होगा। अरे इतने मैसेजेस, जी जी बेटा। फिर आप 1.2 को -1, बिकॉज मुझे चेंज निकालना है ना। 1.2 का मतलब ये है कि मोमेंटम 100% था, 120% हो गया, ठीक है। 1.2 का मतलब ये है बेटा, 1.2 का मतलब ये है कि मोमेंटम अभी आपका बढ़ के, आपने काइनेटिक एनर्जी 44% बढ़ाई, ठीक है। मोमेंटम आपका 1.2 का देखो मतलब क्या है परसेंटेज में, 100 आप 100 से मल्टीप्लाई करो, 120% हो गया। तो 120% का मतलब ये है कि 100% माइनस कर दो, तो चेंज तो 20% ही आया ना, चेंज तो 20% ही आया भाई। मोमेंटम 120% आपका बढ़ा, तो आपने चेंज निकाला तो 20% चेंज आ रहा है, ठीक है, इसलिए इसको मैंने माइनस किया। ये आप थोड़ा सा बेटा, जी डेल्टा, डेल्टा पी, ठीक है। इसको ना एक बार रिकॉर्डिंग कर, एक बार दोबारा से देख लीजिएगा, थोड़ा सा मुश्किल है मैं मानता हूँ। हाँ बिल्कुल, एनडी में बहुत है, ये ई कैस में, एम कैट में बहुत है। आपको भी हम करवा रहे हैं, अगर मुश्किल सवाल ये आता है तो आपको कम से कम मेथोडोलॉजी आनी चाहिए, फिर आप उसे ना करीब करीब जो है वो क्वेश्चन 1 वैसे ही करवा दूं। क्वेश्चन 1 को मैं दोबारा करवा देता हूँ, टेंशन ना लो आप लोग, ठीक, टेंशन बेटा, परेशान ही ना हो, परेशान ना हो आप लोग। देखो बच्चे, मैं एक बार ना क्वेश्चन 1 आपको दोबारा करवा देता हूँ, मुझे पता है मेरे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, मैं दोबारा करवा देता हूँ, टेंशन ना लो आप लोग। यार तुम भी मेरे बेटे हो, अब मेरा बेटा, बेटा वो कर रहा है, हसद कर रहा है कि मैं आपका बेटा हूँ या ये है। आप लोग भी मेरे बच्चे हो, ये भी मेरा बच्चा है। देखो बेटा, सबसे पहली चीज, मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम इंक्रीज होगा तो के ही क्या होगी। तो आपने जो फॉर्मूला जहन नशी करना है मेरे बच्चा, तो वो ये है कि काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो ना जब, तो मोमेंटम के वो स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है। अब वो कह रहा है मोमेंटम बढ़ा है 10%, ठीक है। इट्स मीन शुरू में मोमेंटम अगर मैं P1 कहता हूं तो वो 100% होगा ना, 100% में उसमें चेंज आया, 100% है। इसको जब आप कन्वर्ट करोगे बच्चों, 100 से डिवाइड करोगे, डेफिनेटली परसेंटेज से हट जाएगा ये, तो बेटा जी ये आपके पास आ जाएगा 1। तो शुरू में मोमेंटम 1 था या 100, आप परसेंटेज हटा 1 आ गया, ठीक है। अब मोमेंटम में जो चेंज आया वो आया 10% ना, मोमेंटम में बच्चा जी चेंज कितना आया, वो आया 10%। तो वैसे ही आप 10 को जब 100 से डिवाइड करोगे, तो बेटा ये आपके पास मेरा बेटा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0.1, ये मोमेंटम में चेंज आया। तो बेटा फाइनल मोमेंटम क्या बन जाएगा मेरा बेटा, फाइनल P2 कितना हो गया,
तो एक में 100 में 110%, 110% हो गया ना, 100 में 10 जमा कर दो या 1 में 0.1 जमा कर दो, भाई बढ़ जाएगा ना, इंक्रीज हुआ है। तो 1 + 0.1, ठीक है मेरा बेटा। तो ये बन जाएगा 1 + 0.1 कितना होता है, 1.1। ये मोमेंटम आपने बढ़ा दिया, ठीक है। यहां तक तो बात क्लियर है। अब मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी आपस में डायरेक्टली स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ये मैंने कहा याद रखिए इसको। तो अगर मैं आखिरी P2 मान P2 पुट करता हूँ ना, तो मेरे पास K2 आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहता हूँ 2, तो मुझे ऊपर वो रिलेशन पुट करना पड़ेगा, मीन मुझे अंडर रूट, सॉरी अंडर रूट नहीं, मैं क्यों अंडर रूट बार लेता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह मुझे माफ फरमाओ। ये आ जाएगा बेटा P2 का स्क्वायर। ठीक है मेरा बच्चा। तो ये P2 का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है 1.1 का स्क्वायर। और 1.1 का स्क्वायर, आंख न मार, जल्दी से आ जा लाइट, हाय अल्लाह। तो मेरा बच्चा ये हमारे पास आ जाएगा, 1.1 का स्क्वायर होता है 1.21। सही है। और ये बढ़ गई, ये K2 आई है, जैसे हमने P2 निकाला है, ठीक है। K1 क्या होगी, 100% होगी ना, जैसे P1 था। K1 बेटा क्या था, वो तो 100% थी ना, 100% से बढ़ के इतनी हुई होगी, या इसको मैं 1 कहता हूँ। ठीक है, तो बेटा ये K1 है। तो मेरा बच्चा डेल्टा ई क्या होती है यहाँ पर, डेल्टा के ई क्या होती है, आपको पता है कि फाइनल माइनस इनिशियल। इसकी ना आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मेरा बेटा, मैं उल्टा चल रहा हूँ, चलो मैं यहाँ देता हूँ। तो मेरा बच्चा डेल्टा के ई क्या हो जाएगी, K2 हो, अगर K2 1.21 बढ़ के हो गई थी, तो पहले तो 1 थी ना, तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा 0.21। आंसर आपके पास परसेंटेज में है। तो आपको पता है बेटा, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल 100 से कर दो जरब, 100 से कर दिया मल्टीप्लाई। कभी कभी मेरे ना अंदर का त्याती जल जाता है, तो मैं इंटरनल लग जाता हूँ। 21%। ओके, तो इतना चेंज आया कि में मेरा जो, मेरे प्यारो, मेरे बेटो, मेरी बेटियों, ठीक है, ये मैं यहाँ से इसको बता रहा हूँ कि यहाँ पर जा रहा है। इज दैट क्लियर, अब तो बच्चों समझ में आ गया होगा ना, इससे मैं ज्यादा बच्चों की तरह कैसे करवाऊँ, मुझे बताओ, कोई तरीका बताओ। इजी है, ठीक है ना। अब तो मैं भाई कुछ मत कहना प्लीज यार। ठीक है, मैं आपको ना और नहीं करवा रहा, बट मैं आपको इसका जब डिक्रीज का बता देता हूँ, तो वो भी आप थोड़ा सा कर लीजिए, मैं आंसर के साथ आपको बता देता हूँ। कुछ सवाल मैं आपको दे देता हूँ एज असाइनमेंट, तो मेरे बच्चा वो आप लाजमी कर लो, ताकि आपको ये चीज़ दोबारा से तंग ना करे। डिक्रीज वाला मैं आपको तो बच्चा जी, ये हम आपको 2 सवाल दे रहे हैं, इनको आपने ट्राई करना है, ठीक है, आंसर के साथ। ये सवाल आपने बताना है, सेम मेथोडोलॉजी है, थोड़ा सा आपने इसमें कॉमन सेंस यूज करना है। जो मैंने आपको मेथोडोलॉजी बताई है वही फॉलो करते आओ, इंशाल्लाह अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, इसी में से एमसीक्यूज आते हैं, इसमें से बाकी टॉपिक में से कितना वो पास नहीं आते। इससे बच्चे तंग होते हैं कि सर ये कैसे एमसीक्यू है, खतरनाक खतरनाक। तो आई आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बहुत टाइम दे दिया हमने इस प्यारे सी कॉन्सेप्ट को। अब जरा से पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर आ जाते हैं। चलिए बच्चों, लेट्स टॉक अबाउट पोटेंशियल एनर्जी।
ठीक है बच्चों। तो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली इज, तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? सो एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय virtue of its position, एनर्जी एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय virtue ऑफ इट्स पोजिशन। ठीक है, बॉडी की पोजीशन की वजह से जो भी एनर्जी इसके पास आती है तो वो कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सो देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आर देयर, लाइक हम कहते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसकी बहुत सारी टाइप्स आपको दिखाई दे सकती हैं। जमीन की वजह से, जमीन की लोकेशन की वजह से आपके पास जो एनर्जी आती है उससे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स, जिसमें आपके पास स्प्रिंग मास सिस्टम या रबर बैंड वगैरह होता है, तो इसमें आपके पास क्या आती है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसके अलावा बेटा आपके पास आ सकती है, हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आपके पास आ सकती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी आपके पास इसी की एक टाइप है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, सो हमारे पास जो हम जिस पे रिलाई करेंगे बेसिकली, वो हमारे पास है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा ग्रेविटी की वजह से आपके पास जो पोजीशन अनलॉक होती है ना, वो होती है हाइट ना। हाइट की वजह से आपके पास जो एनर्जी बॉडी में होती है वो कहलाती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लाइक अगर मैं बात करूं, मुझे एक मिनट दीजिएगा, मुझे कोई अच्छी सी डायग्राम मिल जाए। हाँ, तो बेटा जी मैं आपको जरा सा समझा देता हूँ। देखिए, हाइट की वजह से मैं इसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर दूंगा आपको। मुझे एक मिनट दीजिएगा बेटा प्लीज, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाइट, जमीन की हाइट की वजह से जो आपके पास एनर्जी आ रही होती है, लाइक सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस बच्चों, ये थोड़ा सा आपको, यहाँ पर ना आपको टोटल कॉन्सेप्ट भी दिखाई दे रहा होगा। डायग्राम अगर आपको दिखाई दे रही है बच्चों, तो ये डायग्राम आपको अगर दिखाई दे रही है बच्चों, तो आप लोग देख सकते हैं कि साइकिल जब टॉप पर है, एक हाइट पर है, तो उसके पास जमीन पर एक एनर्जी आ गई है जिससे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। बट यहाँ अगर मैं बात करूँ ना, ये जमीन है ना, जमीन पर एक हाइट पर होने की वजह से इसके पास एनर्जी मौजूद है। जमीन पर एक हाइट पर होने की वजह से इसके पास एक एनर्जी मौजूद है। देखें, ये हाइट है, सही है। तो हाइट की वजह से इसके पास जो एनर्जी आ गई है वो कहलाती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, सो इसका जो सही नाम कहा जाएगा वो कहा जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका रेफरेंस क्या होगा बच्चा? इसका रेफरेंस हमारे पास है सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, सो अगर मैं बात करता हूँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, तो मेरा बच्चा इसका जो फॉर्मूला आपने बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो वो होता है
इसको आप पोटेंशियल एनर्जी से भी डिनोट करते हो, और इसको आप डेल्टा यू से भी डिनोट, यू या डेल्टा यू से भी डिनोट करते हो। और बेटा इसका फॉर्मूला होता है एम, की भाग जा, एम जी एच। एच यहाँ पर हाइट ली जा रही है रेफरेंस, जमीन के सरफेस के रेफरेंस से, ठीक है। और अगर जहां पर रेफरेंस आ जाए, सेंटर तो बहुत दूर है, रेफरेंस आ गया, वो रेफरेंस जमीन का जमीन का जो रेडियस है, जमीन का जो रेडियस ऑफ अर्थ है, उसकी अपनी एक खास वैल्यू होती है, तो हम उसको इग्नोर करते हुए हमने रेफरेंस बना दिया सरफेस को। तो ये ना एक हमारे पास एक एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, ये हमारे पास एक कंपेरेटिव वैल्यू है, ठीक है, एम जी एच। और ये आपके पास बेसिकली क्या होता है, जो आप हाइट पर जा रहे हो, तो आप जो वर्क डन कर रहे होते हो वो एज अ पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हो रहा होता है, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, जो आप वर्क डन कर रहे हो हाइट पर जाने के लिए, वो एज अ पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हो रहा होता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि बेसिकली एनर्जी कंजर्व होती है, तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रही होती है, पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही होती है, कन्वर्जन भी साथ साथ चल रही होती है। बट चूंकि आप हाइट पर जा रहे हो, तो आपका जो वो वर्क डन है, अगर मैं यहाँ से एक बॉडी के ऊपर ले जाता हूँ, आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिखाई दे रही होगी। इसमें अगर मैं, यहाँ कोई ब्लॉक है और इसको मैं हाइट पर ऊपर ले जाता हूँ, तो मैं जो इसके ऊपर वर्क डन कर रहा हूँ ना, इसके ऊपर ले जाने में, वही वर्क एज अ पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हो जाएगा। यहाँ पर पोजीशन आ रही है, लेकिन लाजमी नहीं है कि ये पोजीशन उसमें, इलास्टिक में पोजीशन ऐसी ही हो। उसमें जो लचक होती है, आप खींचते हो, तो उस वजह से उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है। चार्जेस में अगर माइनस माइनस चार्जेस को आप करीब लेकर आते हो, वर्क डन करते हो, तो वहां पर इलेक्ट्रिक एनर्जी उस फॉर्म में स्टोर होती है। तो कॉन्सेप्ट डिफरेंट है यहाँ पर, चूंकि हाइट आ जाती है, तभी हमने टैंकी अपने ऊपर बनाई हुई होती हैं सिरों में, ताकि हमें जो है वो उसके पास एनर्जी होती है, तो खाली हम लोग टूटी ऑन करते हैं, ऊपर से पानी डायरेक्ट गिरता है नीचे, बट हम उसमें वर्क करते हैं जमीन से पानी ऊपर भेजने के लिए, ठीक है, एमजीएच हमने किया हुआ होता है। इज दैट क्लियर? बट ये एब्सोल्यूट नहीं है बेटा, दिस इज नॉट एब्सोल्यूट। मैं कह रहा हूँ बच्चे कहाँ चले गए मेरे, बच्चों क्लियर है पॉइंट? इज दैट पॉइंट क्लियर? दिस इज नॉट एब्सोल्यूट वैल्यू, आई विल नॉट गोइंग टू एज मच। यू शो कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल है, ठीक है, सिंपली सिंपल आप कहते हो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के लिए यू शो करते हैं, या पीई भी आपने देखा है, वो भी होता है। मैं बेटा बेटा एंड पे दिखा दूंगा मेरा बच्चा, अभी नहीं। बट दिस इज नॉट एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है, याद रखिएगा, ये जमीन के सरफेस से ली जा रही है, और जमीन का जो, आप जब भी काउंट करते हो ना बॉडीज को आपस में, तो उनके सेंटर से काउंट करते हो। जमीन का सेंटर तो बहुत बड़ा है, रेडियस ऑफ अर्थ आपको पता है बहुत दूर है, तो आप वो इग्नोर करते हुए कर रहे होते हो, इसलिए आप इसको रेडियस ऑफ अर्थ कहते हैं। अब अगर मैं बात करूं, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालो भाई, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, ये आप इंटर में पढ़ा होगा, बड़ी गंदी सी इसकी डेरिवेशन है, मुश्किल सी बहुत लंबी, बच्चे इसको हमेशा एग्जाम में छोड़ के आ जाते हो आप लोग। तो खैर हम डेरिवेशन तो नहीं करेंगे, हम इसका रिजल्ट की स्टडी करेंगे। तो बेटा मैं क्या करता हूँ, मैं ना रेफरेंस पॉइंट को इन्फिनिटी दूर ले जाता हूँ, ठीक है। लाइक मैं एज्यूम करता हूँ कि आपके पास ये अर्थ है, ठीक है, हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास ये अर्थ है मेरा बच्चा, और मैं अपने रेफरेंस पॉइंट को कहीं दूर ले जाता हूँ, ठीक है, कहीं इन्फिनिटी पर ले जाता हूँ, मेरा रेफरेंस पॉइंट ये है। अब मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर फोर्स लगाता हुआ इसको करीब लेके आ रहा हूँ, ठीक है, इस पॉइंट को मैं करीब लेके आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। तो यहाँ मैं किसी पॉइंट पर पहुंचा हूँ, ठीक है, यहाँ मैं किसी पॉइंट पर पहुंचा हूँ, मैं कोई पॉइंट इसको कहता हूँ, उसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक मैं कहता हूँ आर है, जमीन से यहाँ तक डिस्टेंस आर है, ठीक है। तो मैं लगा नजदीक लेकर आया, अब मैंने रेफरेंस को कहीं जमीन की ग्रेविटी से दूर कहीं भेज दिया, कहीं दूर, और उसके ऊपर मैं कांस्टेंट फोर्स लगाता हुआ उसको जमीन की ग्रेविटी में लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। इसकी पूरी एक डेरिवेशन है, बट आई विल नॉट गो इनटू डिटेल ऑफ दैट डेरिवेशन, हम जस्ट उसके रिजल्ट पे फोकस करेंगे। तो बेटा फिर रिजल्ट मैं आपको बता देता हूँ, इसका रिजल्ट क्या है। इसका रिजल्ट आप लोग देखो, तो यहाँ पर जो आपके पास ना
पोटेंशियल एनर्जी आएगी। अब ये कि एब्सोल्यूट वैल्यू है। बेटा एब्सोल्यूट का कॉन्सेप्ट क्या है? एब्सोल्यूट का जो मतलब होता है ना, मैं आपको बता दूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट। आप लोग बहुत सुनते हो ना एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है कि उससे पीछे कुछ भी ना हो। देयर इज नो बियॉन्ड बिफोर दैट, देयर इज नथिंग बिफोर दैट। ठीक है? क्या आपको आपको समझना है कि देयर इज नथिंग बिफोर दैट? अगर मैं ऐसी एक, देयर इज नथिंग, वो आपका एक परफेक्ट रेफरेंस पॉइंट है। जैसे आपने इंटर में पढ़ा जीरो कैल्विन, आपने बहुत पढ़ा हुआ जीरो कैल्विन, जीरो कैल्विन। तो जीरो कैल्विन क्या है? जीरो से पीछे हमने सोचा ही नहीं है। हम कहते हैं जीरो पे आके सब कुछ खत्म हो जाता है। थर्मोडायनेमिक्स में इसको बड़े अच्छे से स्टडी करेंगे। तो वो पॉइंट है जहां पर वॉल्यूम जीरो हो जाता है, मोशन रुक जाती है, दुनिया रुक जाती है, वगैरह वगैरह। ठीक है? तो एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है, लाइक अल्लाह पाक इज एब्सोल्यूट। अल्लाह पाक से पहले कुछ भी नहीं है। अल्लाह पाक हमारा रेफरेंस पॉइंट है, हमेशा से था, हमेशा रहेगा। ठीक है? गॉड की बात कर रहा हूँ मैं। तो बेटा इसका जो फॉर्मूला हमारे पास, आपको जो जहन में रखना है, इसमें से कुछ ऐसे एमसीक्यूज नहीं आते, बट आपको ये सवाल में फॉर्मूला पूछा जाता है। इसमें से कोई ऐसा एमसीक्यूज मैंने देखा नहीं है। जी एम एम ई डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ हमने ले लिया। ठीक है? तो ये बचा। तो ये, या मैं हाँ मैं कहता हूँ बेटा, इस पॉइंट पर क्या है ना, सॉरी सॉरी, ये मैंने डायरेक्ट आपको रेडियस ऑफ अर्थ बता दिया। तो अगर मैं कहता हूँ बेटा ये आर है, तो मेरा बच्चा ये आर क्या है? ये आर आपके पास जमीन के सेंटर से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस पूरा है, ये आर। ठीक है? ये पूरा डिस्टेंस क्या है? आर है। अगर मैं खाली रेडियस ऑफ अर्थ लेता हूँ, दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ, ये पॉइंट क्या है? एट दी सरफेस ऑफ अर्थ। तो फिर आप, अगर आप जमीन के सरफेस, जब मैं बैठा हुआ हूँ, तो अगर मुझे अपनी जगह पर लोकेशन पर पता करना है कि मेरे ऊपर पोटेंशियल, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या है मेरा बेटा, तो बेटा उसका फॉर्मूला बन जाएगा -G। ये मेरा मास है, जो जो भी मास है, जो मैं बैठा हूँ, मैं अपनी की बात कर रहा हूँ। ये मास ऑफ अर्थ है, और ये रेडियस ऑफ अर्थ है। ये ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ की बात हो रही है। ठीक है? ठीक है? वैसे अगर आप, तो इसमें माइनस का साइन ये आ रहा है बेटा, ये एक बाउंड है, बाउंड सिस्टम है, कि आपको इतनी एनर्जी प्लस में देनी पड़ेगी। माइनस का मतलब ये है कि आपको इतनी एनर्जी, ये वैल्यू निकाल लो, छोटा इनपुट करो, बड़ा इनपुट करो, डिस्टेंस पुट करो। जी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, न्यूटन लॉज में आता है, मैट्रिक में आपने पढ़ा होगा। बेटा न्यूटन लॉज को भी एक बार रिवाइज करें, मैट्रिक का है, आता नहीं है, लेकिन आपको जी, कैपिटल जी की वैल्यू पता होगी। मैं लिख देता हूँ ये वैल्यू से क्या मुराद है। मैं वैल्यूज को एक बार आपको ना लिखवा लिखवा भी देता हूँ। ये वैल्यूज क्या क्या किस चीज को डिनोट कर रही है मेरा बच्चा। जी यहाँ पर है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है? एम ई मेरा बेटा क्या है? एम ई हमारे पास है मैस ऑफ अर्थ। आर क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेडियस ऑफ अर्थ। तो आर ही क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है बच्चा?
बेटा इसमें कोई प्रॉब्लम प्लीज पूछ लें। एनी प्रॉब्लम टिल हेयर प्लीज पूछ लें। यहाँ तक भी प्रॉब्लम है बेटा पूछ लें। समझ आया सब? ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लो, 2 मिनट का मुझे रेस्ट दे दो, मैं थक गया हूँ, पानी वानी पी लूँ। 2 मिनट का बेटा मुझे रेस्ट दे दो प्लीज। मैं अब नहीं बोल पा रहा, मेरी बोल बोल के लग रहा है। पहले वाला जमीन की सरफेस आपने रेफरेंस पॉइंट लिया हुआ है, जमीन की सरफेस को mgh। जो दूसरा वाला है हमने एक इन्फिनिटी पर, जमीन से कहीं दूर गैलेक्सी से बाहर कहीं ऐसा पॉइंट लिया है जहां पर जमीन की ग्रेविटी ना पहुंच पाए। ठीक। नहीं। क्या पूछा बेटा आलिया? जी, नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि आपको सिस्टम बाउंड है, आपको इतनी एनर्जी प्लस में देनी पड़ेगी अगर आपको इन्फिनिटी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी बतानी है तो। ठीक है। देख लें बेटा। जी आलिया बेटा, क्या सवाल है आपका, मुझे आपका सवाल। जी आलिया बेटा बोलो। दोनों सेम इज हैं, दोनों पोटेंशियल एनर्जी। एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है कि आपने जो पॉइंट है वो इन्फिनिटी पर लिया है। जो सिंबल mgh फार्मूला है वो आपने सरफेस को रेफरेंस पॉइंट लिया है, और आप यहाँ बता रहे हैं। क्या बात है, गुड। चलिए, ठीक है। चलिए, कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं ताकि आपकी थोड़ी सी साथ साथ चल रही हो बेटा। एमसीक्यूज भी बड़े जरूरी हैं साथ साथ करवाना। देखो मेरा बेटा, आपकी पुरानी कुछ। अच्छा बेटा, ऐसा आपके पास। देखिए बेटा, इसका मुझे आंसर बताएं आप लोग। बेटा क्या आंसर है इसका? द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू इट्स mass, acceleration due to gravity, its height above the earth surface। क्या होता है? शाबाश, इसका आंसर बताएं बच्चे। शाबाश, इसका आंसर क्या हो सकता है? mgh, मैस भी आ रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी आ रहा है, हाइट भी आ रही है। वेरी गुड। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज, यार, ये पास्ट पेपर के बेसिक क्वेश्चन होते हैं, इनको आपने लाजमी देखना है। चलिए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास, वो है टर्मिनल वेलोसिटी वाला। सॉरी, टर्म बोल रहा हूँ मैं, एस्केप वेलोसिटी। बच्चे, एस्केप वेलोसिटी का एक कॉन्सेप्ट हमने आपको देना है। आसान है, मुश्किल नहीं है, बट इम्पोर्टेंट है। एस्केप वेलोसिटी। देखिए बेटा, एस्केप वेलोसिटी जैसे आपको नाम से शो हो रहा है कि आपको जमीन की ग्रेविटी से एस्केप करना है, या किसी भी प्लेनेट की ग्रेविटी से आपको एस्केप करना, निकलना है। तो इस टाइम पे बेटा जो वेलोसिटी होती है आपके पास, वो उसे कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। ठीक है। जो वेलोसिटी आपको देनी पड़ती है।
डेफिनेटली आपको एक खास वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट फेंकना पड़ेगा उसको जमीन से बाहर भेजने के लिए। उससे कम पर तो वो जाएगा नहीं। हल्का सा फेंकेंगे आप तो वो जो है उधर ही गिर जाएगा। आपको उसको और जो है तेज फेंकना पड़ेगा, और तेज फेंकना पड़ेगा, वेलोसिटी बढ़ाती बढ़ानी पड़ेगी आपको। अगर आप नहीं बढ़ाएंगे तो वो जमीन ही घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, और आपको कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। जैसे ये आपके पास सैटेलाइट घूम रही होती हैं। तो यहाँ आपको बेटा दिखाई दे रही है एक डायग्राम। जैसे जैसे मेरी बातें कर रहा था वो मैं आपको डायग्राम दिखाने के लिए कर रहा था। देखिए बेटा, आपको ना मुख्तलिफ एरोज दिखाई दे रहे हैं ना इसमें, ये जमीन जैसे है। देखिए बेटा, अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, डायग्राम में क्या शो हो रहा है आपको। आपने स्लो, फास्टर, उसके बाद एक ऑर्बिटर वेलोसिटी से बॉडी घूम रही है। जितना आप, जैसे आपको जो स्लो वाला देखें, ये वाला, ये जो आपको स्लो वाला एरो दिखाई, आपने हल्का सा फेंका, वो थोड़ा दूर जाके गिर गया। बेसिकली ये प्रोजेक्टाइल मोशन ही होती है ना, ग्रेविटी खींचेगी उसको, गिर जाएगा। उसके बाद आपने इसको और तेज फेंका तो वो थोड़ा सा और दूर जाके गिरेगा। ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट आपने जमीन से फेंका, फिर आपने उसको और जोर से फेंका तो वो घूम के दोबारा उसी पॉइंट पर आ गया। तो हम कहते हैं भाई अब ये एक ऑर्बिटल वेलोसिटी इसको मिल गई है। इस वेलोसिटी से आप फेंकोगे तो एक ऑर्बिट पे घूमता रहेगा। बट बच्चा जी, एक और एक खास वैल्यू होगी। उससे अगर आप वेलोसिटी से फेंकोगे ना तो वो जमीन की ग्रेविटी को छोड़ता हुआ, तोड़ता हुआ, ब्रेक करता हुआ निकल जाएगा, जिससे हम कहते हैं वो वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी कहलाती है। तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। तो मेरा बच्चा, आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। द मिनिमम वेलोसिटी विद विच, द मिनिमम, ये वो मिनिमम वेलोसिटी है मेरा बेटा। द मिनिमम वेलोसिटी विद विच एन ऑब्जेक्ट, विथ with which an object, with which an object is projected vertically upward, is projected। अब देखो ना, ये गेट खोल के फिर चले गए हैं। मैंने स्प्रे मारी ताकि मच्छर मर जाए, और मच्छर मर भी गए थे। अब ये गेट खोल के फिर चले गए हैं। मैं कुछ बोलूंगा तो बोलेंगे कि फसाद बरपा हो रहा है। अब बताओ ना बेटा, मैं कहाँ जाऊँ, मुझे इसका जवाब दो। वर्टिकली अपवर्ड। आपने फेंका उसको जैसे आप जोर की गेंद फेंकते हो। टू लीव द ग्रेविटेशनल फील्ड, टू लीव द ग्रेविटेशनल, गेट बंद करना यार, मच्छर आने पैन, फील्ड ऑफ अ प्लेनेट। ये खाली जमीन की बात नहीं होगी बेटा, किसी भी प्लेनेट के लिए चाहिए होती है। एक वैल्यू जो मुझे याद आ रही है बेटा, जमीन के लिए क्या होगी, ये आप लोग याद कर लो, ये सवाल कभी कभी जमीन के लिए आ जाता है। फॉर अर्थ, फॉर अर्थ, तो बेटा अर्थ के लिए जो एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू होती है ना, वो होती है तकरीबन 11.2 किलोमीटर, इतने किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकंड में अगर आप 11.2 किलोमीटर की वेलोसिटी दो उसको, तो वो जमीन की तोड़ता हुआ बाहर निकल जाएगा। ठीक है मेरा बच्चा। इसके दो फार्मूले जो आपने ध्यान में रखने हैं, उनमें से कुछ रिलेशन मैं आपको कोशिश करूंगा एमसीक्यूज करवा दूं। बट आपने जो फार्मूले बेटा ध्यान में रखने हैं वो ये हैं। अंडर रूट, नंबर वन फॉर्मूला फॉर एस्केप वेलोसिटी, ई एफ सी इज
2 GM डिवाइडेड बाय आर। और आप ना छोटी सी डेरिवेशन करते हो जिसमें आप जी की वैल्यू लेते हो और स्मॉल जी की उसमें कन्वर्ट करते हो। तो बेटा ये आपके पास जो इक्वेशन बन जाती है वो डेरिवेशन तो हम नहीं कराएंगे डेफिनेटली, इज नॉट आवर थ्योरेटिकल पेपर। सिंपल अंडर रूट 2 G। अब बड़ी जबरदस्त आपको चीज दिखाई दे रही होगी बेटा, दोनों फार्मूले में स्मॉल m नहीं है। जो जिस सब्जेक्ट को आपने फेंकना है उस बेचारे का मास ही कोई नहीं है। भाई कैपिटल एम शो कर रहा है मास ऑफ प्लेनेट को, आर शो कर रहा है डिस्टेंस ऑफ बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लेनेट। ठीक है, कैपिटल जी कांस्टेंट है। नीचे वाले में देखो तो जी कांस्टेंट है, आर की वैल्यू आपके पास जो है वो कांस्टेंट ही होती है, प्लेनेट के लिए यूज होती है। ठीक है, तो स्मॉल एम नहीं है, तो इट्स मीन मास पे डिपेंड नहीं है, चाहे वो आप एक ट्रक फेंको ट्रेन फेंको। हाँ, आपको सबके लिए जो है वो आ, उसकी अलग अलग होगी। ठीक है, आर यहाँ पर रेडियस ऑफ द प्लेनेट है, तो हर हर जो है वो प्लेनेट के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होगी बेटा, याद रखिएगा। जी, यहाँ पर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है। तो मेरे बच्चा इसमें कोई प्रॉब्लम है प्लीज आप लोग मुझसे कुछ डिस्कस कर लें प्लीज। इसमें कुछ ऐसा और बताने जैसा है नहीं। सर टू फॉर्मूला ये बेटा एस्केप वेलोसिटी निकालने के लिए है। भाई को इस ग्रेविटी एंड क्या पूछना चाह रहे हो बेटा, सेम। मैंने वाजिया फर्क तो आपको बता दिया है कि दोनों में जो मेन फर्क है मैंने आपको बता दिया। जी बेटा आवाज आ रही है? हेलो, हेलो। जी बिल्कुल, बेसिकली जो सेकंड वाला है वन से, वो वन से ही आपके पास निकाला गया है। जो सेकंड वाला है बेटा बेसिकली वो वन से ही निकाला गया है। सही है बेटा, मुझे नहीं ना कैसे अभी टाइम है, आई विल डिबेट सेकंड फार्मूले में। जी बिल्कुल, आर रेडियस ऑफ अर्थ है या रेडियस ऑफ प्लेनेट। हाँ, ये जो आपके पास 11.2 मैंने वैल्यू लिखवाई है ना बच्चे, ये मिनिमम वैल्यू है जमीन से अगर आपने निकलना है ना, जमीन से निकल गैलेक्सी में जाना है, ये अर्थ के लिए। ठीक है, ये अर्थ के लिए। अगर आपको जमीन के फील्ड से निकल के जमीन का, इसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पुल, एक होता है पुश। अगर आपको जमीन के ग्रेविटेशनल पुल से, ये बेटा वर्ड आप सुनेंगे, ग्रेवी, ग्रेवी नहीं है, ग्रेविटेशनल पुल। पुल मीन खींचना, जमीन ना खींच रही है ना आपको। ठीक है, तो अगर आपको जमीन के ग्रेविटेशनल पुल से निकलना है तो आपको जो है वो इतनी वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को फेंकना पड़ेगा। मतलब आपने हाथ में कोई पत्थर पकड़ा है, बॉल पकड़ी है, आप फेंकते हो तो उसकी वेलोसिटी क्या ही होती है वो बहुत कम होती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर इस वेलोसिटी से आप किसी चीज को जोर से फेंकोगे ना, तो वो जमीन की फील्ड से निकलती हुई कहीं बाहर चली जाएगी। ठीक है, और ये जो फार्मूले हैं इनमें जो एम है वो मास ऑफ प्लेनेट है, या मास ऑफ अर्थ की बात की जाए तो मास, अगर मैं अर्थ की बात करूँ स्पेशली तो मास ऑफ अर्थ है। आर की बात करें तो वो रेडियस ऑफ अर्थ है। और मेरा बेटा जी की बात करूं तो ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, आप सबको पता है।
हाँ, फिर आपसे बात करते हैं। जी बेटा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है 9.8 पर जो आप करते आ रहे हो। तो दोनों फार्मूले ठीक है। बेसिकली फर्स्ट फार्मूले से ही ना आपके पास ना एक एक अभी नई बुक में चीजें डिटेल में है नहीं। अगर मैं ओल्ड बुक की बात करूँ तो ना ये फार्मूला था जी का ना। याद है? इसके आपने ओल्ड बुक, जो जिन बच्चों ने पुरानी बुक पढ़ी होगी और अभी तो सब नई बुक पढ़ रहे हैं, तो आप जी की वैल्यू चेंज होती है एक्सेलरेशन की, जैसे आप जमीन से बाहर जाते हो वगैरह वगैरह। तो मेरा वो छोटी सी डेरिवेशन है, वहां से लिखी है, तो आपको डेरिवेशन में नहीं पढ़ना। ठीक है, अब क्लियर है बच्चों? आप कोई प्रॉब्लम है तो मुझे आप लोग बता दें प्लीज। बस थोड़े बहुत टॉपिक रह गए हैं इसके, आसान आसान से हमें वही देखने हैं। सही है। हाँ। अच्छा, एक होता है, एक आपने पढ़ा होगा वर्क एनर्जी इक्वेशन ना, मेरे बच्चे, वर्क एनर्जी थ्योरम, सॉरी, वर्क एनर्जी थ्योरम। ये आपने वर्क एनर्जी थ्योरम के नाम से पढ़ा होगा। तो मैं आपको लिखवा देता हूँ कि इसमें कुछ बताने वाली है नहीं, बट वर्क, सही है। तो मेरे बेटा इसमें क्या होता है, आपने हाइट से कोई चीज फेंकी नीचे, सही है, आपने किसी हाइट से ऑब्जेक्ट को फेंका, अब वो जब आप किसी चीज को ऊपर से नीचे फेंकते हो ना, तो उसकी वेलोसिटी आपको पता है, एक्सेलरेशन एनर्जी बढ़ रही होती है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। तो बेसिकली आपके पास क्या है, a mathematical relation which relates work done on a body and the change in its kinetic energy is called work energy theorem। सही है। तो चाहे बॉडी हॉरिजॉन्टल मोशन कर रही हो, सीधी, आप कार चला रहे हो, आपके पास काइनेटिक एनर्जी है, तो इसमें क्या होता है बेटा, वर्क और काइनेटिक एनर्जी आपस में इंटर कन्वर्टेबल है। तो ये आपको सिंपली वर्क डन इक्वल है काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब ये है कि वर्क डन क्या होता है बच्चे, अगर मैं खुद करूँ, वर्क डन होता है एफ डॉट एक्स, के क्या होती है हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल है। ठीक है, यहाँ से आप जो है इस फॉर्मूले को यूज करते हुए आप फोर्स निकालते हैं। ये न्यूमेरिकल के लिए एक टॉपिक है, तो आपने ये ध्यान में रखना है। ठीक है, इसमें कोई ऐसी डिटेल है नहीं। ठीक है, आसान सा सवाल है, कोई इसमें नहीं है ज्यादा। मैं इसके आपको डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, मैथमेटिकल रिलेशन विच रिलेट्स, लिख लो आप। लिख लो इसको, हो सकता है स्टेटमेंट आ जाए। वैसे ये सवाल ज्यादा इसमें से कई नहीं सवाल आते हैं, इसलिए मैंने आपको पहले वो करवा दी थी। मैथमेटिकल रिलेशन विच रिलेट्स वर्क डन ऑन अ बॉडी, ऑन अ बॉडी and the change in its kinetic energy is called work energy theorem। ठीक है बच्चा?
ठीक है, इसमें कुछ ऐसी ज़्यादा डिटेल वाली बात नहीं है। ये कॉन्सेप्ट आप लेने। और एक लास्ट कॉन्सेप्ट बेटा जो आपके पास आता है कि मैं कोई ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से जो है वो फेंक रहा हूँ, ठीक है। मैं एक हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहा हूँ। तो मेरे पास उसकी एक डायग्राम। हाँ बेटा, एक मिनट मुझे दीजिएगा। डायग्राम से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अच्छा बच्चे, एक मैं आपको बस समझाता हूँ। यहाँ से हमारे पास आपको एक चीज समझ में आएगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसको आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हो। मेरे बच्चे, इसको आप क्या कहते हो? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। सब आपको बहुत बेसिक चीजें हैं, बस आपको रिव्यू सुना। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैसे ट्रांसफॉर्म हो रही होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। ये इसको आपने बचपन से पढ़ते आ रहे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तो फिर मैं आपको सवाल लेता हूँ। अच्छा बच्चा देखो, आपको देख रहे हैं ये टॉप पर बॉल है, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। ये बॉल जब नीचे आ रही है तो वो कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। रास्ते में हवा भी है तो उसको एयर रेजिस्टेंस भी मिल रही है। ऐसे ही होता है ना मेरा बेटा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर बॉडी, अगर मैं खाली बेटा ये वाली, आप खाली ये वाली साइड देखो। आप खाली आप खाली इसको ये वाली साइड देखो। बॉडी नीचे आ रही है, आ रही है, आ रही है। तो अब टोटल एनर्जी क्या होगी मेरा बच्चा? टोटल एनर्जी क्या होगी? मुझे ना इसको थोड़ा सा आपको आ, समझाना है। उसमें साइड बना लेते हैं। बॉडी डाउन आ रही है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ड्रॉपिंग, सी इन द डायग्राम। इसमें से बड़ा एक मजे का एमसीक्यू है, इसलिए मैं आपको बार बार करवा रहा हूँ, वरना मैं छुड़वा देता हूँ। तो बेटा आपके पास जो टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहती है, ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही कहती है कि मेरा बच्चा टोटल एनर्जी तो आपके पास क्या रहती है? टोटल एनर्जी कंजर्व है। बट हो क्या रहा है आपके पास ना मेरा बच्चा? हो रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रही है। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है आपके पास। और वो किस में गेन हो रहा है? वो गेन हो रही है काइनेटिक एनर्जी में। गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है मेरा बच्चा। और हम कहते हैं भाई रास्ते में हवा भी तो है। भाई बॉडी जब नीचे आ रही है, मैं आप ये वाली डायग्राम देखें खाली। जब बॉडी ऊपर से नीचे ड्रॉप कर रही है, जस्ट ड्रॉप कर रही है, तो रास्ते में एयर फ्रिक्शन भी तो है। तो आपको पता है फ्रिक्शन के मतलब वर्क होगा। तो वो जो वर्क डन हो रहा होगा तो वो माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन भी तो हो रहा होगा। तो इसी में बेटा माइनस हो जाएगा वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। वर्क डन अगेंस्ट, ये आपने बेटा डिटेल में पढ़ा टॉपिक जब आप एफएससी कर रहे थे। इसकी पूरी डेरिवेशन है। आई एम नॉट गोइंग टू ड्राइव यू। वो तो फिर उसके लिए पूरा महीना चाहिए एक चैप्टर करवाने के लिए, बट ये हो रहा है। लेकिन टोटल एनर्जी कंजर्व है, ये मेरा बच्चा याद रखिएगा। टोटल एनर्जी का मैं चेंज नहीं आ रहा। हाँ, पी लॉस हो रही है। अच्छा, इसकी ऑपोजिट क्या होगा? ऊपर जा रही होगी तो का एनर्जी लॉस हो रही होगी, पोटेंशियल गेन हो रही होगी, वर्क डन वहां भी हो रहा होगा। तो वो आपको फैक्टर माइनस करना है। तो इसको अगर मैं उस फॉर्म में लिखूं,
सिंपल फॉर्म में लिखूं और आप कहते हो सर आप लिख के बताएं, तो बेटा टोटल एनर्जी ई है, ये mgh लॉस हो रही है मेरा बच्चा, हाफ mv² गेन हो रही है मेरा बेटा, और माइनस स्मॉल एफ फ्रिक्शन इंटू एस। भाई वर्क डन का ही फॉर्मूला होता है ना, माइनस एफ इंटू एस। तो ये आपके पास आ गया। अब यहाँ से मैं जो लास्ट मुझे पास्ट पेपर में एमसीक्यूज मिला था वो मैं आपको लाजमी करवाना चाहूंगा। और वो एमसीक्यूज बेटा कुछ ऐसा था, मैंने निकाल दिया आप लोगों के लिए, मैंने कहा मेरे बच्चे करेंगे। वो बेटा कुछ ऐसे था, ऐसे था, कहाँ गया, अल्लाह के वास्ते कहाँ गया, मिल जा प्लीज मिल जा। अच्छा जी, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? नहीं मिल रहा यार। बेटा मुझे एक मिनट दीजिएगा, मैं आपको करवाता हूँ, वो एमसीक्यूज बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसके बगैर हम जाएंगे नहीं। तो मुझे आपको हर हाल में बताना है। आ, एक मिनट रुकिएगा। इसी में से ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, फिर तो मसला कोई नहीं है। इसी में से वो एमसीक्यूज बनाया हुआ था किसी ने। और वो एमसीक्यूज बेटा कुछ ऐसा था। आ, एक मिनट दीजिए मुझे बस, क्लास तो हो गई हमारी। टॉपिक यहाँ बेटा हमारे एंड हो गए हैं। केपलर्स के लॉ मुझे आपको बताने थे, बट वो आप देख लीजिएगा। केपलर्स के लॉ बेटा लाजमी देखिएगा। कोर्स का ऐसा नहीं है वो, मैं फिर बता दूंगा, आप बोलोगे सर कोर्स का ऐसा है तो करवा दें। दीज आर नोज नॉट द हिस्सा ऑफ योर कोर्स। हाँ ये है कि वो, हाँ ये आया ना सवाल। तो मेरे बच्चा ये सवाल आपको पास था, इस तरीके से आ सकता है, वो मैं आपको, ये पास पेपर का सवाल है। मेरा बेटा देखें सवाल कुछ इस तरीके से है। देखिए मेरा बच्चा, सवाल कुछ आपके पास इस तरीके से है। और ये देखें सवाल, ये देखें, इसी टॉपिक में सवाल है ये। और सिंपल पूछा गया है, कोई इसमें ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं आती सवालों में। इंशाल्लाह ऐसी चीज़ कोई नहीं आई कि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो। जो परेशानी वाली थी मैंने आपको करवा दी है। अब इसका आंसर क्या है बेटा, आप लोग मुझे बताइए। इसमें इसका आंसर आपको क्या दिखाई दे रहा है, मुझे आप लोग बताइए प्लीज। व्हाट डू यू से फॉर दिस? ऑब्जेक्ट एम है, वो एक हाइट से गिर रहा है, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। वेरी गुड रानिया एंड दुआ, माशाल्लाह माशाल्लाह, एक्सीलेंट बच्चों। तो हाँ ये बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाले टॉपिक में से आ गया। वेरी गुड वेरी गुड। ये कैसे होगा बच्चे? नहीं 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 नहीं, एनर्जी कंजर्व रहेगी ना। भैया आपको कंजर्वेशन याद रखनी है ना। मोस्ट सुटेबल आंसर डी है, डी डी। भाई वो बता रहा है बकायदा, हाइट से फॉल कर रहा है, सब चीजें हैं, तो आपको ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला टॉप ध्यान में रखना है। आपने कंफ्यूज नहीं होना। सही है, मोस्ट सूटेबल इसमें ये है। ठीक है बच्चे, चले कुछ और एमसीक्यूज भी हैं। नो 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 नो, कुछ और एमसीक्यूज भी हैं बेटा। बस करते हैं फिर हम लोग जो है, जो है वो खत्म करते हैं। केपलर्स के लॉ यार देख लीजिएगा। मुझे ना केपलर्स लॉ में से कहीं एमसीक्यूज दिखाई दिया था, तो इसलिए मेरे जहन में आ रहा है कि वो ग्रेविटी वाला टॉपिक है। तो आप लोग बेटा लाजमी इसको देखिएगा। 3 लॉज है उसके, गूगल लिखोगे ना पिक्चर आ जाएगी, वो 3 को याद कर लो। उसमें कोई समझाने वाली चीज नहीं है। उन 3 लॉज को एक बार देख लीजिएगा। शायद मैं भूल रहा हूँ, मुझे कंफर्म नहीं है कि वो मैंने इसी में देखा था। बहुत मुश्किल है लेकिन फिर भी। अच्छा बच्चों ये देखो, एक सवाल ये बड़ा इंपॉर्टेंट और देखो मेरा बेटा, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट। कुछ सवाल हम लोग अब इस पूरे वर्क से एक एक सवाल कर लेते हैं। विच एंगल, एट विच एंगल वर्क डन इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स वैल्यू, कि वो अपनी वैल्यू का हाफ देगा। तो आपने यहाँ पर थीटा देखना है, कौन सा थीटा, कॉस थीटा किस पे हाफ आता है। मैंने आपको बेटा याद करवाया है ये, कॉस थीटा। कौन सा कॉस का थीटा आप पुट करेंगे तो क्या आपके पास एंगल हाफ आएगा। तो बस आसान है। वेरी गुड,
बेसिकली वर्क का जो फार्मूला होता है वो होता है FD cos थीटा। FD तो मैक्सिमम आंसर आएगा ना। तो अगर आपको एंगल याद हो तो आप देखोगे बेटा cos 60 आपको देता है हाफ, तो आपके पास हाफ हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, मैं कर देता हूँ बेटा। मैं क्लास को थोड़ा सा MCQs करवा दूँ, मैं करता हूँ, बच्चे परेशान हो। आप लोगों की MCQ निकाल के लाया हूँ मैं। एक जो आपने मेरा दिमाग इसमें आप लोगों ने रखाया था कि सर बताए ना ये क्या है, कंजर्वेशन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है, कंजर्वेशन क्या होती है। तो जो बच्चा पढ़ के आया होगा वो MCQs लाजमी मुझे करके बताएगा। MCQs बेटा ये है। देखो बच्चे ये तीन रास्ते हैं, 1 2 एंड 3। तो मेरे बच्चे इसमें मुझे ये बताएं आप लोग, मुझे ये बताएं बेटा, मुझे ये बताएं कि इफ W1 W2 W3 ये तीन रास्ते रिप्रेजेंट कर रहे हैं वर्क डन को, ठीक है। मेरे बच्चे देखें, वो ये कहना चाह रहा है कि तीन रास्ते हैं यहाँ पर, ये W1 है, ये W2 है, और ये रास्ता नंबर 3 है, ठीक। हाँ, मारता। ये तीन तीन आपके पास रास्ते हैं। तो इफ W1 W2 W3 आर रिप्रेजेंट द वर्क डन इन मूविंग अ पार्टिकल फ्रॉम X to Y, X से Y जा रहा है, तीन मुख्तलिफ वेज हैं, डिफरेंट है। तो ग्रेविटेशन फील्ड्स में वर्क डन क्या होगा बेटा इनके ऊपर? एनी आइडिया बेटा? वेरी गुड, ऑप्शन ए आपको बस दिखाई दे रहा है। तो बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। तो मैंने आपको कल डिटेल में बताए थे 2 3 पॉइंट कि वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, वर्क डिड नॉट डिपेंड ऑन पाथ, ठीक है बच्चे। सेम है, चलो सही है। चले हाँ, दोनों सही है, गलती से दे दिया वो। ये अमार बेटा, मैंने कल आपको टॉपिक पढ़ाया था लास्ट टाइम वर्क में, कि जो कंजर्वेटिव फील्ड होती हैं उनकी दो क्वालिटीज हैं, कि उसमें वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। बस क्लास ऑफ और ये खत्म हो गया काम। वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ये उसका एक पॉइंट था। तो यहाँ पर बात की जा रही है ग्रेविटेशनल फील्ड की। तो ग्रेविटेशनल फील्ड आपके पास बेटा क्या होती है? कंजर्वेटिव फील्ड है। इलास्टिक फील्ड हो गई, ग्रेविटेशनल फील्ड हो गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हो गई आपके पास। हाँ इंशाल्लाह बेटा सालिक, वो सीखा है आपके लिए। सही है। चलिए मैं आपको कुछ MCQ दे रहा हूँ असाइनमेंट के लिए, वो बेटा लाजमी कर लो। इंपॉर्टेंट MCQs है, बस खत्म, क्लास खत्म हो गई है, और कोई नहीं है। ये आपको आपके लिए मैं दे रहा हूँ, सॉल्व कर लेना आंसर के साथ। आंसर मैं बता रहा हूँ बेटा, आंसर मैं आपको साथ में दे रहा हूँ, आंसर मैं आपको साथ में दे रहा हूँ। तो ये है कि आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसको देखिएगा, समझ नहीं आता तो उसको पढ़िएगा बुक से कहीं से भी, या आपने इसको देखना पड़ेगा।
सही है। इज दैट क्लियर? बिल्कुल भेज दूंगा बच्चे। ये कोई बताने वाली बात है, ये कोई भूलने वाली बात है। हम नहीं मिलेंगे, हम नहीं मिलेंगे, हम नहीं। जी बेटा। कहाँ से बेटा पूछे हैं सवाल, पूछे कहाँ से, कौन से पूछे हैं आप? भाई जा सकते हैं बच्चे, 2 मिनट है। जो बच्चे जाना जा सकते हैं। जी रानिया बेटा पूछे हैं। कौन सा वन का आंसर? एमसीक्यूज का? एग्जैक्टली मैं आपको उसका आंसर क्या बताऊं, वैसे हाँ दोनों ग्रेविटेशन है, एनर्जी सेम है। लेकिन दोनों में जो डिफरेंस है वो ये है कि ग्रेविटेशन एब्सोल्यूट में आप जो रेफरेंस है वो उसको इन्फिनिटी पर रखते हो, और जो सिंपल पोटेंशियल एनर्जी है आपकी, वहां पर रेफरेंस आप सरफेस ऑफ अर्थ को रखते हो, ठीक है। वैसे दोनों पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो लिखो लिखो यार। यूट्यूब पर कहाँ से आ गई? हाँ यार मैं थोड़ा सा बीमार हूँ। नहीं माइंड वाली क्या बात है बेटे? हम बीमार हैं, हमें बीमारियां हैं मुख्तलिफ। एफ बी वाले ग्रुप जो है सर बिलाल का, वहाँ भी देखें। हम वहाँ अवार्ड दे रहे हैं आपको, हम वहाँ भी दिख जाएंगे। बिल्ली नहीं आई आज यार। चुई आती रही है, बिल्ली नहीं आई। चुई 2 बार आई। एक बार मच्छर भी आया। जजाकल्ला बेटा। जजाकल्ला, थैंक यू सो मच। चलो ठीक है बेटा। अरे क्या मिस कर दिया, क्या मिस कर दिया। छोटी सी चुईया है यार, चूहा है, चूहे का बच्चा है। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। जी समील बेटा मैसेज तो पढ़ ले। दोबारा करो। पढ़ ही रहा हूँ यार, मैसेज ऊपर नीचे कर रहा हूँ। कौन सा बेटा, कैसे गलत है? 10 वाट नहीं आएगा? 10 वाट ही तो है। नहीं वो जब बहुत ही की थी। नहीं नहीं, डर क्या लगना। एक है छोटी सी, बिल्कुल बच्ची सी। एक फिंगर से भी छोटी। भगा देते हैं उसको फिर। हाँ बस बेटा। बाकी इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। जिन बच्चों को इशू आ रहा है, डब्ल्यू अपॉन टी होता है ना बेटा। डब्ल्यू अपॉन टी पावर इज वर्क अपॉन टाइम। तो 100 डिवाइड बाय 10, जो भी है। ओके बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। हाँ नहीं भगा देते हैं, भगा देते हैं। ओके 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 बच्चों। जी नकी अली क्या कह रहे हो? ओके मेरे बच्चों, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।